R1 R2 में फोर्स और फ्रिक्शन और ग्राफ का जो टेस्ट हुआ था उसका सलूशन देख लीजिए R1 R2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कि अ कांस्टेंट फोर्स, आप कह रहे हैं कि किसी बॉडी पर, मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, जिसका मास मान लीजिए कितना दिया उन्होंने 10 kg। ये कोई 10 kg का कोई मान लो ब्लॉक है, ठीक है। कह रहे हैं कि कांस्टेंट फोर्स रिटार्डिंग फोर्स, मतलब ये है कि कह रहे हैं कि एक्टेड ऑन बॉडी, कह रहे हैं कि बॉडी जो है उसकी जो इनिशियल स्पीड है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है उसका इनिशियल स्पीड, ठीक है। कह रहे हैं कि कोई कांस्टेंट फोर्स लग रहा है जो इस वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, रिटार्डिंग। रिटार्डिंग बोलने का मतलब है कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगा है फोर्स आपका, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है, 50 न्यूटन। जरा बताना, ये जो फोर्स है, ये फोर्स इस बॉडी के वेलोसिटी घटाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन रिटार्डेशन होगा। तो कह रहे हैं कि स्पीड कर रहे हैं कि हमको बता दीजिए बॉडी कम टू रेस्ट, कह रहे हैं कि कितने समय बाद बॉडी की फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो आप लगा दो v बराबर u प्लस AT। क्या लगा दीजिए, v बराबर u प्लस AT। फाइनल 0 करना है, इनिशियल स्पीड कितना दिया 10, रिटार्डेशन कितना हो जाएगा, तो f बराबर m लगा दीजिए, f बराबर m में, ठीक है। तो f की वैल्यू कितना है 50, मास कितना आपका 10, तो जो a आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब इतना उसके पास रिटार्डेशन है। तो आप लगा दो -2 इंटू टाइम t, 2 नहीं 5 आ जाएगा, सॉरी इसको थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है, 10 तो कट जाएगा ये। तो जो a की वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 5 इंटू टी, तो जो t की वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। t की वैल्यू मतलब ये है कि 2 सेकंड में जाकर बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगा। आपका जो फर्स्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा आंसर, फर्स्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि अ बॉडी अंडर एक्शन ऑफ ए फोर्स, कह रहे हैं कि कोई बॉडी है जिस पर फोर्स लग रहा है F बराबर 6I कैप माइनस 8J कैप, ठीक है, ये फोर्स लग रहा है। तो कह रहे हैं कि एक्वायर से एक्सकेल, कह रहे हैं कि इसके पास कोई बॉडी है जिस पर फोर्स लग रहा है, मान लीजिए मास m है, ठीक है, इस पर फोर्स लग रहा है। कह रहे हैं कि इसके पास जो एक्सेलरेशन आ गया वो कह रहे हैं कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ भैया। कह रहे हैं हमें बता दीजिए मास ऑफ बॉडी। अच्छा बताओ, जो न्यूटन साहब का जो सेकेंड लॉ था वो क्या था, F बराबर m में, क्या था F बराबर m में। तो F की वैल्यू कितना है, इसका मैग्नीट्यूड ले लो आप, ये तो मतलब वेक्टर क्वांटिटी, इसका जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, तो आ जाएगा कितना ये 100 न्यूटन, कितना आ जाएगा 100। तो जो F की वैल्यू आ जाएगा 100 न्यूटन। मास कितना है पूछ रहे हैं, एक्सेलरेशन कितना है A है, तो तब जो M की वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2 kg, सिंपल। तो आपका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 2 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहे हैं कि अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg चेंजेड स्पीड फ्रॉम 5 टू 10 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड। कह रहे हैं कि कोई कांस्टेंट वाला कोई बॉडी है, ठीक है, जिसकी स्पीड इनिशियल कितना है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। कह रहे हैं इसकी स्पीड चेंज हो गया 5 से कितना हो गया, इन्होंने बोला हुआ 5 से हो गया कितना 10, 5 से हो गया 10 मीटर पर सेकंड, कितने समय में जाकर हो गया, ये इन्होंने टाइम दिया है कि 10 सेकंड में हो गया। तो पहले आप इक्वेशन लगा दो, v बराबर u प्लस AT। क्या लगा दीजिए, v बराबर u प्लस, फाइनल वेलोसिटी कितना है 10 है, इनिशियल कितना था 5 था, प्लस ए टाइम की वैल्यू कितना दिया ना 10 सेकंड। जरा बताना ये आप कहते हैं कितना आ जाएगा 5 बराबर a इंटू 10, तो जो a की वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 5/10, मतलब 1/2 आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। हमसे पूछ रहे हैं कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, बताओ F बराबर m में लगा दो। F बराबर मास कितना दिया इसका, मास 5 kg, तो 5 डिवाइड बाई 1/2 मतलब 2.5 न्यूटन, मतलब उस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स कितना लग रहा है 2.5 न्यूटन, मतलब थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि अ बॉडी ऑफ मास 0.4 की स्टार्टिंग
एट ओरिजिन टी कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ बॉडी 10 मीटर पर सेकंड इन पोजीशन, ऐसा कह रहे हैं कि कोई बॉडी है, ठीक है, कह रहे कितना मास इसका है, मास 4.4 kg, 0.4 kg का कोई मास है, ठीक है। कह रहे हैं कि x बराबर 0 पर है ये, ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, t बराबर 0 पर। कह रहे हैं इसके पास जो स्पीड है वो x एक्सिस को लाएंगे, कितना है 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। इसकी जो स्पीड है वेलोसिटी जो भी है 10 मीटर अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। कह रहे हैं कि सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट फोर्स x बराबर 8 न्यूटन टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस, मतलब इस पर आपने इधर की तरफ फोर्स लगा दिया, और कितना लगा दिया 8 न्यूटन, कितना लगा दिया 8 न्यूटन। तो कह रहे हैं कि बताइए पोजीशन ऑफ द बॉडी आफ्टर 25 सेकंड है। बताओ ये जो फोर्स आया है ये फोर्स क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को पर सेकंड घटाएगा, घटाकर मान लो 0 कर दिया, ठीक है, फिर 0 कर, फिर पार्टिकल वहाँ रुकता नहीं है, फिर रुकता सिर्फ एक सेकंड के लिए, फोर्स अब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा फिर उस डायरेक्शन में फोर्स चलाएगा उसको। तो आप लगा दो सीधे इक्वेशन कौन सा, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s बराबर ut प्लस, हमसे s पूछ रहे हैं, s क्या होता है इसमें, डिस्प्लेसमेंट को या पोजीशन को हो, डिस्प्लेसमेंट कहिए या पोजीशन कहिए। u की वैल्यू कितना था 10, टाइम की वैल्यू कितना करें 25, ठीक है। रिटार्डेशन कितने का होगा, तो आप लगा दिए सिंपल f बराबर m में, f बराबर न्यूटन से आपका सेकंड लॉ, f की वैल्यू कितना दिया इन्होंने 8 न्यूटन, मास कितना दिया 0.4, तो एक वैल्यू कितना आ जाएगा 0.4, मतलब कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन, मतलब रिटार्डेशन। तो 20 × 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 625, ठीक है। इसको काटोगे तो हो जाएगा 10 टाइम्स, इसको हटाएंगे पूरा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 250 माइनस, ये कितना हो जाएगा 6250, इसको जब घटाओगे आप तो माइनस का आ जाएगा 6000 मीटर, मतलब आपका जो पोजीशन आ गया वो कितना आ गया माइनस का 6000 मीटर, कितना आ गया माइनस। मतलब ये है कि अगर x बराबर 0 पर है तो पहले आगे गए होंगे, इसकी वेलोसिटी घटनी है क्योंकि फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। फिर मान लो यहाँ कहीं जाकर इसकी वेलोसिटी 0 हुई होगी, यहाँ पर जाकर इसकी वेलोसिटी, लेकिन यहाँ रुकेगा तो है नहीं क्योंकि फोर्स अभी किधर लग रहा है, लेफ्ट लग रहा है। फिर यहाँ से वापस आएंगे, क्या करेंगे वापस आएंगे, वापस मान लो फिर यहाँ पर आए, फिर वापस आकर फिर ये निगेटिव में गए, कितना गए निगेटिव में माइनस 6000 मीटर। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा पोजीशन वो कितना हो जाएगा माइनस का 6000 मीटर, ठीक है, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि द 10 1 रुपीज क्वाइन ऑन द पुट और टॉप ऑफ द, कह रहे हैं कि 10 एक के सिक्के हैं, ठीक है, ऐसे मान लीजिए एक दूसरे के ऊपर रखे गए, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर। कह रहे हैं कि काउंट फ्रॉम बॉटम्स करना है, हमसे कह रहे हैं कि ईच क्वाइन मतलब हर एक क्वाइन का जो मास है वो कितना है m है। कह रहे हैं कि द रिजेक्शन ऑफ द 6 क्वाइन, मतलब 6 क्वाइन का रिजेक्शन बता दीजिए, किस पे बता दीजिए काउंटेड फ्रॉम द बॉटम। 7th क्वाइन बताना है काउंटेड फ्रॉम बॉटम, मतलब यहाँ से काउंट करना 1 2 3 4 5 6, मतलब जो भी 6 होगा, मान लीजिए आपका ये 6 है, ठीक है, ये 6 क्वाइंट है, तो 7th क्या होगा इसके ऊपर होगा, क्योंकि हमें काउंट कहाँ करना है बॉटम्स करना है, तो जो 7th क्वाइन होगा वो कहीं यहाँ पर होगा। कह रहे हैं इसका हमें जो है रिजेक्शन चाहिए 6 क्वाइन का। बताओ ये जो रिजेक्शन देगा, बताओ इसके ऊपर कितने अभी और क्वाइंस हैं, 3 क्वाइंस, कौन 8 7 के बाद 8 9 10, इसके ऊपर 3 क्वाइन और है। तो वो जो वेट इसको एक्सेप्ट करेंगे वो कितना करेंगे 3 mg, कितना करेंगे, क्यों, क्योंकि हर एक क्वाइन का मास कितना है m है, वो अपना कितना फोर्स एक्सेप्ट करेगा, अपने ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर कितना mg। तो अगर 3 मास ऊपर है 3m तो कितना फोर्स एक्सेप्ट करेंगे नीचे 3 mg। अच्छा इसका अपना मास कितना लग रहा था mg नीचे की तरफ, इसका ये तो भाई 3 mg किसने लगाया, जो ऊपर के 8 9 और 10th पॉइंट है उन्होंने तीनों फोर्स लगाया 3 mg, इसका अपना मास mg। अब जो रिजेक्शन मिलेगा 6 पॉइंट का ये इधर देगा ऊपर डायरेक्शन में, ये कितना देगा, जितना नेट फोर्स नीचे लग रहा है इसके बराबर देगा, कितना देगा, तो 3 mg। जो ऊपर के 3 पॉइंट्स ने इसको प्रेशर दिया नीचे की तरफ, प्लस इसका अपना वेट कितना mg, तो जो n की वैल्यू जो आएगा नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा 4 mg, कितना आ जाएगा 4 mg, मतलब आपका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट आंसर हो जाएगा, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि अ कांस्टेंट फोर्स स्टार्ट एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ मास m एट द रेस्ट, ठीक है, कह रहे हैं कि कोई बॉडी है, ठीक है, मास m है, कह रहे हैं कि कांस्टेंट फोर्स स्टार्टिंग ऑन अ बॉडी मास m रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी 0 है, और f मतलब कोई कांस्टेंट फोर्स आप इस पर लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, कोई कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। कह रहे हैं कि वेलोसिटी भी एक्वायर इन द ट्रेवलिंग डिस्टेंस डिपेंड ऑन द मास, कह रहे हैं वेलोसिटी जो है इसने मान लीजिए एक्वायर कर लिया, मैंने मान लीजिए कितना वेलोसिटी एक्वायर कर लिया, अभी एक्वायर तो करना है क्योंकि फोर्स लग रहा है, फोर्स इसके वेलोसिटी को बढ़ाएगा हर हाल में। तो कह रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ से मान लो यहाँ चला गया d डिस्टेंस, कहाँ चला गया d डिस्टेंस। कह रहे हैं कि ये जो वेलोसिटी है वो d के कैसे, मास के मतलब कैसे प्रोपोर्शनल है, मास के डिस्टेंस और मास, ठीक है। तो आप लगा दो इक्वेशन कौन सा वाला, तीसरा वाला, v² u²
2as, ठीक। इनिशियल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ये 0 हो जाएगा। अच्छा बताना जरा, f बराबर m में लगा दो तो एक वैल्यू कितना आ जाएगा f/m। f/ मतलब जो उसका एक्सेलरेशन आ गया कितना आ गया f/m, तो 2 × f/m मतलब डिस्टेंस माना था d, 2 कांस्टेंट, f कांस्टेंट, d कांस्टेंट। तो बताइए जो वेलोसिटी आ जा वो प्रोपोर्शनल टू मास, वेलोसिटी क्या आ जा प्रोपोर्शनल, 2 कांस्टेंट, f भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, d भी कांस्टेंट है, तो जो वेलोसिटी आ जा वो मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, या ऐसे कह सकते हैं कि उसके रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जो वेलोसिटी आ जाए उसके मास के रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपका जो वेलोसिटी आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करें कि अ सेल ऑफ मास 200 ग्राम करें फायर एंड गन करें। कोई मान लीजिए कोई गन है, ठीक है, ये कोई मान लीजिए गन है, ठीक। गन से किसी सेल को फायर कर रहा है, ठीक है। इनिशियली गन भी रेस्ट होता है, बुलेट भी, क्योंकि अगर गन रेस्ट पे तो बुलेट भी रेस्ट होगा। कह रहे हैं कि गन ऑफ मास 100 kg, कह रहे हैं इसका जो मास है वो कितना है 100 kg है, ठीक है। कह रहे हैं इफ द मजल स्पीड ऑफ द सेल, कह रहे हैं इसकी जो मजल स्पीड है वो कितनी है 80 मीटर पर सेकेंड, किसका, सेल का, ठीक है। तो कह रहे हैं कि देन द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द गन, बताओ इनिशियली सेल भी रेस्ट पर था और गन भी कहाँ पर था, रेस्ट पर था, ठीक है। बताना जैसे ही ये बुलेट, जैसे ही गन ये बुलेट अगर इसने मतलब निकाला तो ये बुलेट इसको एक इम्पल्स देता है किधर साइड, राइट साइड। किसको देता है, सेल को देता है। तो अगर बुलेट गन ने अगर दिया एक एक्शन किसको, सेल को, किधर, राइट साइड, तो सेल भी इसको एक इम्पल्स देगा किधर, लेफ्ट साइड। इम्पल्स जो मिलेगा तो यही इम्पल्स क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी बना देगा। क्या करेगा, वेलोसिटी बना दे। क्यों, क्योंकि ये जो गन है इसने गन से आपने एक दिया है एक्शन किधर, राइट साइड। अब इसने दिया एक्शन किधर, राइट साइड, किसको दिया, सेल को दिया, तो सेल ने भी दिया इसको एक रिएक्शन किधर, लेफ्ट साइड। तो ये जो रिएक्शन मिला यही इसको बुलेट क्या करेगा, वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। तो हमसे वही पूछ रहे हैं देन द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द गन, तो आप लगा दी मोमेंटम कंजर्वेशन, P इनिशियल बराबर P फाइनल। मोमेंटम कंजर्व तब करते हैं जब सिस्टम पर नेट फोर्स 0 हो। जिस डायरेक्शन में सिस्टम पर नेट फोर्स 0 होगा उसी डायरेक्शन हम क्या करेंगे, मोमेंटम को कंजर्व करेंगे। कब करेंगे, जब सिस्टम पर नेट फोर्स 0 हो। जिस डायरेक्शन में सिस्टम पर नेट फोर्स 0 होगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कराएंगे। बताओ इस सिस्टम पर x डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, एफ नेट 0 along x डायरेक्शन। तो अगर x डायरेक्शन में इसके पास नेट फोर्स 0 है तो x डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। बताइए इनिशियल दोनों रेस्ट पे थे। अगर मान लीजिए गया राइट तो बनाएगा लेफ्ट, क्योंकि अगर मोमेंटम अगर 0 रखना है तो ये जितना बनाएंगे सेल राइट साइड उतना ही गन बनाएगा लेफ्ट साइड। इसका मास इन्होंने दिया हुआ कितना दिया हुआ 200 ग्राम। तो 200 को आप कर लीजिए डिवाइड कर लीजिए 1000 से, ठीक है, इनटू वेलोसिटी कितना है 80 माइनस, क्योंकि अगर ये जाएंगे राइट मोमेंटम होती है वेक्टर क्वांटिटी, अगर ये आ जाएंगे राइट तो ये जाएगा लेफ्ट, तो भाई डायरेक्शन का चेंज हो जाएगा। तो मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, इसको नेगेटिव ले लिया। इसकी स्पीड पूछ रहे हैं, इसका मास दिया हुआ कितना दिया हुआ, बुलेट का मास 200 नहीं, बुलेट का जो मास 200 ग्राम है और गन का मास कितना है 100 kg है। यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो v की जो वैल्यू आ जाएगा 16 cm पर सेकेंड आ जाएगा। cm में आएगा, ध्यान रखिएगा cm में, 16 cm में आएगा, मीटर में cm, इसको सॉल्व कर लीजिएगा 16 cm आएगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट पास हो जाएगा। खत्म। नेक्स्ट ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। कह रहे हैं कि अ पार्टिकल मूव्स इन द XY प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स F सच दैट द कंपोनेंट ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम। कह रहे हैं कि किसी बॉडी फोर्स लग रहा है, जो बॉडी जो है किसी प्लेन में मूव कर रहा है, उसका जो मोमेंटम है x को लॉन्ग, उसका वेरिएशन में दिया हुआ कितना दिया हुआ 2 cos t i कैप, ठीक है। तो पहले हम फोर्स बना लेते हैं, लॉन्ग x कितना होगा, इन मोमेंटम दे दिया तो फोर्स कितना हो जाएगा। फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2 sin t i कैप। ये तो आपकी फोर्स मोमेंटम अगर x को लॉन्ग इतना है तो फोर्स आ जाएगा इतना। फिर मोमेंटम y को लॉन्ग कितना दिया इन्होंने, y के लॉन्ग जो मोमेंटम दिया है वो दिया 2 sin t। कितना दिया है 2 sin t। बताओ अगर y के लॉन्ग मोमेंटम 2 sin t है तो फोर्स कितना आ जाएगा dpy डिवाइड बाई dt। कितना हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा 2 cos t, क्योंकि भैया cos साइन का जो डिफरेंस होता है पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है, तो हो जाएगा 2 cos t किसका आएगा, जे के लॉन्ग आएगा, क्योंकि मोमेंटम किसके लॉन्ग है, जे के लॉन्ग है। तो ये नेट फोर्स, अच्छा इस पर नेट फोर्स अगर देखें, नेट फोर्स कितना आ जाएगा, तो नेट फोर्स निकाल लीजिए F बराबर Fx का i कैप, Fy का j कैप, ठीक है। Fx का वैल्यू कितना है, माइनस का 2 sin t i कैप, और Fy की वैल्यू कितना है 2 cos t j कैप, ठीक है।
अब बताओ हमको पूछ रहे हैं कि एंगल बिटवीन बताइए एफ एंड पी। आप अभी वेक्टर पढ़ के आए हो, दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल निकालना होता है क्या कैसे कैसे निकालते हो, उनका डॉट प्रोडक्ट से। तो आप जरा इनका डॉट प्रोडक्ट करिए, ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट करिए, मतलब फोर्स का डॉट प्रोडक्ट मोमेंटम के साथ, ठीक है, क्योंकि अगर एंगल निकालना है तो इनका डॉट प्रोडक्ट से निकालोगे। जब तक अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ। बताइए जो आपका फोर्स आया है कितना आया है, -2 sin t आई कैप। इसका जो मोमेंटम था एक्स का कितना था 2 cos t, इसका जब मल्टीप्लाई करो तो जाएगा माइनस का 2, ऐसे करो जब मल्टीप्लाई करो तो -4 sin t इंटू cos t। अरे भैया 2 cos t एक्स का मोमेंटम, और जो फोर्स आया है वो कितना आया 2 sin t, तो 2 2 जब 4 माइनस है, यहाँ पर माइनस नहीं है ध्यान रखिएगा, ये आपका 2 है, तो 2 2 जब 4 माइनस है तो माइनस लगा देंगे sin t इंटू cos t, ये आ गया आपका डॉट प्रोडक्ट। और इसमें देखिए जो मोमेंटम है अलॉन्ग वाई कितना है 2 sin t, और जो फोर्स आया है वो कितना आया है 2 cos t, 2 2 जब 4 sin t इंटू cos t। मतलब ये है कि जितना प्लस का मोमेंटम sin t इंटू cos t, जितना प्लस का ये बना उतना निगेटिव का, इतना निगेटिव किया उतना प्लस का बना, ये कट के क्या गई 0 आ गई। तो अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो उनके बीच में कितना एंगल 90 डिग्री, कितना एंगल 90 डिग्री, खत्म। तो आपका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अगर जब भी एंगल निकालना हो दो वेक्टर के बीच में तो आप निकाल जाएगा डॉट प्रोडक्ट से। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई का आई के साथ, जे का जे साथ। बताओ इसमें मोमेंटम एक्स का कितना है 2 cos t, फोर्स कितना आया है -2 sin t, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2 2 जब 4 sin t इंटू cos t। जितना ये आपका निगेटिव बना उतना ही पॉजिटिव बनाते हैं, डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, डॉट प्रोडक्ट 0, तो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9, करें फिगर शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ xt करंट डायमेंशनली मोशन ऑफ द बॉडी 500 ग्राम, व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 कंजुगेटिव इंपल्स रिसीव आज द बॉडी। बताना है xt ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ है xt ग्राफ का स्लोप क्या होता है, स्लोप xt ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी होता है, क्या होता है वेलोसिटी होता है। जरा बताना ये जो स्लोप आ रहा है बताओ, ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, क्या रहा है एक स्ट्रेट लाइन, मतलब ये है कि इसका स्लोप क्या है कांस्टेंट है। स्लोप कैसे निकालोगे, m बराबर tan थीटा से, m बराबर tan थीटा से। बताइए tan थीटा लगाओगे इसमें तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन बेस, मतलब 2/2, मतलब कितना गया 1। जो आपका स्लोप आया क्या बन गया आपका वेलोसिटी, क्या गया वेलोसिटी। बताओ यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो लाइन बन रही है थीटा ये एक्यूट एंगल बन रहा है, कैसा बन रहा है एक्यूट एंगल। लेकिन जरा इसमें बताना है आप, इसमें स्लोप देखोगे तो ये स्लोप बताइए थीटा जो है ये ग्रेटर देन 90 है, थीटा क्या है ग्रेटर देन, अगर थीटा ग्रेटर देन 90 तो स्लोप इसमें निगेटिव, इसमें स्लोप निगेटिव। अगर स्लोप निगेटिव मतलब वेलोसिटी निगेटिव, वेलोसिटी भी निगेटिव। मतलब ये है कि अगर हम ये कह दें कि मान लीजिए कोई पार्टिकल को आपने अगर x बराबर 0 पर है, ये आपने वेलोसिटी दे दिया 1 मीटर पर सेकंड राइट साइड, कितना वेलोसिटी दे दिया राइट साइड। तो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ से कोई मान लीजिए वाल है, ये ठीक है क्या है वाल है, कोई ऐसे दीवार मान लो, जब ये यहाँ से मान लो यहाँ टकराया, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जैसे टकराएंगे टकराने के बाद तुरंत वेलोसिटी डायरेक्शन का चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी वही है, वेलोसिटी वही है, लेकिन टकराने के बाद देखिए जो इसकी डायरेक्शन था वेलोसिटी का राइट साइड, टकराने के बाद हो गया लेफ्ट साइड, किधर हो गया लेफ्ट साइड। मतलब यहाँ पर जो मतलब अगर आप इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मान ली हो, राइट साइड को अगर आपने पॉजिटिव मान लिया है तो लेफ्ट साइड अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ रिप्रेजेंट भी कर रहा है, देखिए ये जो स्लोप है ये पॉजिटिव है, क्योंकि पहले से जो बॉल है पहले राइट गया होगा। इसमें देखो इसकी जो पोजीशन है x बराबर 0 से मान लो x बराबर 2 पर चला गया है, मैंने मान लिया x बराबर 2 मीटर, लेकिन फिर 2 से फिर 0 पर आ गया, फिर 2 से फिर 0 पर आ गया, मतलब पहले गया होगा लड़ा, ठीक 2 सेकंड में फिर आउटा। मतलब यह है कि हर एक 2 सेकंड में वो एक इम्पल्स क्या कर रहा होगा, रिसीव कर रहा होगा। पहले मतलब गया 2 से फिर टकराया, फिर लौटा, फिर टकराया, फिर लौटा, मतलब हर एक 2 सेकंड में ये लगातार एक इम्पल्स क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो वही पूछना है कि ये टाइम इंटरवल बताइए कि जो आपको टाइम इंटरवल हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 सेकंड, कितना हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। 2 सेकंड बाद देखिए इसकी वेलोसिटी किधर था, राइट साइड पॉजिटिव था, लेकिन 2 सेकंड बाद देखिए इसकी वेलोसिटी किधर हो गई, लेफ्ट साइड हो गई। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए स्लोप इसकी पोजीशन घटने लगी, इसका स्लोप निगेटिव, स्लोप निगेटिव वेलोसिटी निगेटिव, मतलब पहले गए होंगे राइट, फिर टकराए तो फिर आ गए लेफ्ट। तो हर 2 सेकंड में ऐसे जा रहे हैं टकरा रहे हैं, जा रहे हैं टकरा रहे हैं, तो इसका जो टाइम इंटरवल है कितना जाएगा 2 सेकंड, खत्म। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 10, करें कि फिगर सोच पोजीशन टाइम रख दिया है, हमसे पूछ रहे हैं बताइए F1 F2 वी रिप्रेजेंट देन। बताना फोर्स क्या होता है, बताना जरा
फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब m डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। डेल्टा v कैसे निकालते हो, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t से निकालते हो, ऐसे निकालते हो। बता रहा जो इसमें जो अगर आप देख रहे हो जो कह रहे हैं पहला जो टाइम दिया इन्होंने वो कह रहे हैं जब t लेस देन जीरो, t लेस देन जीरो मतलब ये इस वाली ग्राफ की बात कर रहे हैं, यहीं तो टाइम नेगेटिव होगा, ये जीरो टाइम है और ये टाइम है, इसमें t क्या है लेस देन जीरो है। बताओ इसमें देखा पार्टिकल का जो पोजीशन कितना है, जितना इनिशियल उतना फाइनल, क्यों, क्योंकि पार्टिकल का यहाँ पर है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, जब यहाँ पहुँच गया वहाँ पर भी एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, मतलब ये है कि जीरो माइनस जीरो टाइम जो भी ले लीजिए तो ये वैल्यू जीरो आ गई, मतलब उसका डेल्टा भी क्या होगा जीरो, अगर डेल्टा भी जीरो तो फोर्स जीरो, मतलब एफ एम वैल्यू क्या हो गई जीरो हो गई। ज़रा इस ग्राफ में बताना। फिर कर रहे हैं दूसरे वाले में कि जब टाइम की वैल्यू जीरो से बड़ा हो और 4 से छोटा हो तो 4 सेकंड आपका ये है, मतलब ये जो रीजन की बात कर रहे हैं ये इस वाली रीजन की बात कर रहे हैं, ये मतलब टाइम जीरो से बड़ा हो और 4 से छोटा हो। इसमें बताना जरा जो x है ये लगातार बढ़ रहा है लेकिन बढ़ने का जो रेट है वो कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसका स्लोप जो है थीटा वो क्या है कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट, अगर थीटा कांस्टेंट मतलब स्लोप कांस्टेंट है, और स्लोप कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है वेलोसिटी, इसमें वेलोसिटी कैसी है कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है बताओ जो आपका फोर्स होता है वो क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, मतलब एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो जितना फाइनल यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जितना है उतना ही इनिशियल है, बराबर है ना, यहाँ पर जितना फाइनल वेलोसिटी है उतना इनिशियल वेलोसिटी। बताओ अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल बराबर है तो जो इसका वो फोर्स आ जाएगा क्या जाएगा जीरो आ जाएगा, मतलब F2 भी क्या है जीरो है। इसमें इसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो था F1 वाले में, लेकिन इसमें एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है लेकिन बढ़ने का जो रेट है वो कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि इसका स्लोप कांस्टेंट है, एक्स का स्लोप क्या होता है वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपका ये जो टर्म आ रहा है डेल्टा पी अपॉन ए जीरो हो जाएगा, क्योंकि वी फाइनल माइनस इनिशियल, इतना फाइनल होता नहीं इनिशियल, मतलब नेट इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी उसका चेंज जीरो हो जाएगा, अगर वेलोसिटी का चेंज जीरो होगा तो बताओ फोर्स जीरो हो जाएगा, मतलब F2 भी जीरो है। इस तरह का आप में देखो इसमें 3 मीटर है, इसका कोऑर्डिनेट टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन इसका जो कोऑर्डिनेट है 3 मीटर, ये 3 मीटर ही रह गया, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 3 मीटर रह गया। बताओ इस वाले में भी क्या हो जाएगा फोर्स जीरो हो जाएगा, मतलब F3 भी जीरो हो जाएगा। इन्होंने कहा है तीसरे वाले केस में कि जब टी की वैल्यू फोर्स से ज़्यादा लीजिए, मतलब टी की वैल्यू फोर्स से ज़्यादा लीजिए, इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं। ये बताओ इसमें उसका जो है पोजीशन 3 मीटर ही है, टाइम तो बढ़ रहा है, देखो टाइम यहाँ 4 सेकंड 5 सेकंड, लेकिन उस टाइम पर इसकी जो कोऑर्डिनेट है वो 3 मीटर है, मतलब पार्टिकल रेस्ट पर आ गया, पार्टिकल रेस्ट पर आ गया, रेस्ट पर आ गया तो मतलब उसकी जो पोजीशन है वो कांस्टेंट हो गई, मतलब इसका जो डेल्टा पी है जीरो हो गया, डेल्टा पी जीरो तो एफ जीरो, मतलब F3 की वैल्यू भी क्या हो जाएगा जीरो, मतलब इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा F1 जीरो, F2 जीरो और F3 भी जीरो, खत्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं कि अ ब्लॉक ऑफ मास 3 kg एट रेस्ट ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन, कर रहे हैं कि सोन इन द फिगर है द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस। बताओ अगर सरफेस रफ है, बताइए अगर हम ये कहते हैं कि अगर ये 3 kg मान ली इंक्लाइंड पर है तो इधर कितना कंपोनेंट आएगा mg का 3g साइन थीटा, 3g साइन थीटा। लेकिन अगर ये रेस्ट पर है, अगर ये बॉडी रेस्ट पर है, बताओ अगर रेस्ट पर मतलब जितना फोर्स नीचे लग रहा है डाउन द प्लेन उतना ही फोर्स ऊपर लग रहा होगा। ये फोर्स किसने लगाया, ये जो ग्राउंड से जो सरफेस है ये सरफेस का फ्रिक्शन लगाएगा, ये कौन लगाएगा फ्रिक्शन, क्योंकि अगर बॉडी रेस्ट में है मतलब जितना फोर्स नीचे लगा रहा है उतना ही फोर्स ऊपर लगा रहा है। ये फोर्स कितने लगाया बाई सरफेस, बाई सरफेस कितना लगाएगा Fs लगाएगा। अच्छा बताओ इसका mg, अगर mg नीचे लग रहा है तो mg का कंपोनेंट इधर आएगा, कितना आएगा mg का cos थीटा, कितना आएगा mg का। ये बताओ ये सरफेस एक और नॉर्मल देता है इस डायरेक्शन में, तो ये जो नॉर्मल दिया ये भी किसने दिया, सरफेस ने दिया, किसको दिया, ब्लॉक को दिया। ये ब्लॉक ने सरफेस को प्रेस किया कितने से, mg cos थीटा से, इसने दिया एक एक्शन, इसने दिया एक एक्शन, किसने दिया, ये mg cos थीटा किसने दिया, इस ब्लॉक ने दिया, किसको दिया, इस इंक्लाइंड वेज को दिया, कितना mg cos थीटा किधर था, इस डायरेक्शन में। तो अगर आपने दिया एक्शन, बताओ न्यूटन साहब का जो थर्ड लॉ था क्या था वो, कि अगर आप मुझे दोगे एक्शन तो मैं आपको दूंगा रिजेक्शन जस्ट आपके बराबर और आपके अपोजिट, जितना आप दोगे मुझे एक्शन उतना ही आपको मैं दूंगा रिजेक्शन। बस ये है कि बस मैग्नीट्यूड बराबर बस डायरेक्शन अलग होता है। इसने जो है ब्लॉक ने इस इंक्लाइंड को एक mg cos थीटा का एक्शन दिया, तो ये जो है इंक्लाइन सरफेस कहेगा कि आपने मुझे दिया अगर एक्शन मैं आपको दूंगा आपके जस्ट बराबर और आपके अपोजिट डायरेक्शन में कितना रिजेक्शन। तो ये जो नॉर्मल डायरेक्शन दिया किसने दिया है, बाई सरफेस, बाई सरफेस किसको दिया, ब्लॉक को दिया। ये एक्शन किसने दिया, ब्लॉक ने दिया सरफेस को। बताओ जो नेट फोर्स आएगा सरफेस का कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो जो एफ नेट आएगा वो कितना आ जाएगा, रूट के अंदर
एन का स्क्वायर प्लस एफ एस का स्क्वायर, यही तो आएगा। क्योंकि ये जो एफ एस दिया किसने दिया, सरफेस ने दिया, किसको दिया है, ब्लॉक को दिया है। क्योंकि अगर बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर एक ही चीज कंडीशन हो सकती है कि इतना फोर्स नीचे लग रहा है, इसके जस्ट बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स लग रहा है जो इसको बैलेंस करके रखा है। फोर्स किसने लगाएगा, इस सरफेस दिया, किसको दिया, ब्लॉक को दिया। बताना जरा एन क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा एफ एस हो जाएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो जो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो जो आप एक्सटर्नल जो टेंडेंसी उसके बराबर लगता है। बताओ इसमें एम जी स्क्वायर कॉमन कर लो, तो अगर कॉमन करो तो बाहर निकलेगा एम जी, नीचे बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो जो आपका नेट फोर्स आया एम जी के बराबर, एम की वैल्यू कितना है 3 kg, ग्रेविटी की वैल्यू 10, तो जो आपका नेट फोर्स लगाएगा सरफेस वो कितना लगाएगा 30 न्यूटन, 30 न्यूटन, कितना लगाएगा 30 न्यूटन, ठीक है भैया। ये जो फोर्स लग रहा है एफ एस किसने लगाया, सरफेस ने लगाया, किसको लगाया, बॉडी, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में बोला इन्होंने। रफ इंक्लाइंड प्लेन शो नहीं कराएं कि मास ऑफ नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस मास एट रेस्ट, रेस्ट बोला, रेस्ट तभी रह सकता है जितना फोर्स ये लग रहा है नीचे की तरफ, उसके जस्ट बराबर फोर्स लगेगा अपर तरफ फोर्स लगाया कौन, यही सरफेस लगाएगा, सरफेस मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, करें कि बॉडी मास लाइक कर रहे हैं कि हम इतना फोर्स लगा दिया अपने हॉरिजॉन्टली, ठीक है। करें मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ब्लॉक। बताओ ये जो ब्लॉक है इसको बना दे रहा हूँ मैं एक बार, ऐसे था, ठीक है। इसका मास कितना है 1 kg है, कितना है 1 kg। बता रहा ग्रेविटी कितना लगती है नीचे, मतलब जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे एम जी लगेगा, इसका एक कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, कितना आएगा एम जी का कॉस थीटा, ठीक है। हमें नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इधर आएगा एम जी का साइन थीटा, एम जी का साइन थीटा, ठीक है। बताओ अब जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, बताओ ये किसने दिया, ये दिया ब्लॉक ने, किसको दिया, इंक्लाइंड सरफेस को दिया। तो अगर इसने रिएक्शन तो ये इंक्लाइंड सरफेस इसको देगा ऊपर की तरफ रिएक्शन एन, यहाँ पर एन की वैल्यू कितना हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। लेकिन बताओ ये जो आदमी कोई गया और आदमी ने जो है एक फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में, उस फोर्स की वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन। तो बताओ ये फोर्स आकर किया क्या, सबसे बड़ी बात है देखा इसने आकर किया क्या, इस फोर्स का जरा बताना, एक कंपोनेंट करना, फोर्स ऐसे लग रहा है, एक कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में जाएगा, फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में। बताओ अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इधर कौन सा कंपोनेंट जाएगा एफ का कॉस थीटा, इधर जाएगा एफ का साइन थीटा, ठीक है। मतलब इस डायरेक्शन में जो फोर्स आ गया वो कितना आ गया एफ का साइन थीटा। बताओ अगर ये फोर्स नहीं था तो नॉर्मल वैल्यू कितनी थी एम जी कॉस थीटा, आपने फोर्स ऐसे लगा कर प्रेस कर दिया, क्या कर दिया, उसको दबा दिया, ऐसे कर दिया, तो जो ग्राउंड से मतलब जो सरफेस से जो नॉर्मल रिएक्शन पहले एम जी कॉस थीटा लग रहा था, अब जो नया नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा उसको मैं एन नॉट बोल दूँ, क्या बोल दूँ एन नॉट, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी एम जी कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, कितना आ जाएगा एम जी कॉस थीटा इंटू प्लस एफ साइन थीटा। बताओ पहले जो नॉर्मल रिएक्शन लगा था कितना था एम जी कॉस थीटा, कब, जब फोर्स नहीं था, ये एजेंट नया उस ब्लॉक को ऐसे प्रेस कर दिया, कितने से 10 से। अब बताइए जो अब जो नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है अराउंड कितना था एम जी कॉस थीटा प्लस, मतलब ये वाली जो वैल्यू है इसमें ऐड होकर रही है, मतलब ये है कि जो सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन पहले एम जी कॉस थीटा था वो बढ़ गया, क्या हो गया, बड़ा कितना बढ़ गया एफ साइन थीटा, किसने बढ़ाया, एजेंट ने बढ़ा दिया। पहले कितना रहा था एम जी कॉस थीटा, लेकिन जैसे फोर्स आपने लगाया आपने फोर्स लगाकर इस सरफेस का जो नॉर्मल रिएक्शन पहले एम जी कॉस थीटा था उसको आपने बढ़ा दिया, क्या किया, बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया एफ साइन थीटा। तो अब जो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा कितना जाएगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम साइन थीटा, इसकी वैल्यू निकाल लो। अब एम की वैल्यू दिया इन्होंने 1 kg, ग्रेविटी की वैल्यू 10, साइन 45 मतलब 1/√2 प्लस एफ की वैल्यू 10 दिया हुआ, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, इसको जब सॉल्व करो तो आ जाएगा कितना ये 20√2। तो जो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा कितना आ जाएगा 20√2। आप इसको चाहो तो और सॉल्व कर सकते हैं, इसमें √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा कितना 10√2, 10√2। तो आपका जो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा कितना आ जाएगा 10√2। फर्स्ट ऑप्शन कर, पहले एम जी कितना लग रहा था बताओ, एम की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 10 इंटू 1/√2 मतलब कितना आ रहा था 10/√2। ये कब लग रहा था 10/√2, जब फोर्स नहीं था, लेकिन ये आदमी आया फोर्स लगा दिया, कितना 10 किधर लगा दिया एक्स को लॉन्ग, और आकर जो सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन था एम जी कॉस उसको वैल्यू को बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया एफ साइन थीटा कर दिया। तो आपका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, ठीक है, खत्म। क्वेश्चन नंबर 13 करें यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ वेट, करें कि एक कोई स्फीयर है, ठीक है, ये मान लीजिए स्फीयर है और ये स्फीयर ऐसे ही इक्विलिब्रियम में है,
कह रहे हैं कि इसका जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग आपका, ठीक है, इसका जो लेंथ है वो कितना है 2 मीटर है, इसका जो लेंथ है वो कितना है 2 मीटर है। करें अटैच टू द वॉल करें टेंशन इन द स्ट्रिंग, इसका जो रेडियस दिए हैं वो कितना दिए हैं 3 मीटर, कितना दिए हैं रेडियस 3 मीटर। बताओ इसका अगर हम ये सेंटर मान लें तो इसका ये रेडियस कितना हो जाएगा 3 मीटर, ये भी कितना हो जाएगा 3 मीटर। बताओ यहाँ से अगर एंगल देखेंगे तो 3 मीटर, तो ये 3 मीटर है, ये 2 मीटर, तो जो टोटल ये जो लेंथ आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 5 मीटर, कितना जाएगा 5 मीटर। बताओ अगर 5 मीटर टोटल लेंथ है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये 3 ये 5 तो हो जाएगा 4, तो एंगल निकाल लो आप cos थीटा से, कितना cos थीटा क्या आएगा पर बेस कितना है 3/5, या साइन थीटा वैल्यू कितना हो जाएगा 4/5, साइन थीटा वैल्यू 4/5। बताओ हमसे पूछ रहे हैं टेंशन, क्या पूछ रहे हैं, इसका जरा आप BD बनाइए, तो BD बनाते हैं, तो BD में यहाँ पर बना दीजिए, ठीक, इस पर देख लो इसका अपना वेट नीचे लग रहा है, इसका अपना वेट नीचे लग रहा है, कितना लग रहा है, इसका मास दिया हुआ है, वही पूछ रहे हैं, मतलब W लग रहा है, इसका अपना वेट W। बताओ इस पर टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा था, इस पर टेंशन इस डायरेक्शन में, ये एंगल आपका थीटा था, ठीक है, इधर जाएगा T का cos थीटा, ऊपर जाएगा T का साइन थीटा। अच्छा बताओ ये जो T cos थीटा है बैलेंस है किसके, वॉल के नॉर्मल डायरेक्शन, मतलब अगर ये स्फीयर ने इसको एक एक्शन दिया है, जो T cos थीटा है किसका है, स्फीयर का टेंशन है किसको दिया, वॉल को, तो वॉल को अगर अपन दिया किधर एक तरफ एक्शन, किधर लेफ्ट साइड, तो वॉल भी देगा इसको एक नॉर्मल रिएक्शन n इधर, तो इस डायरेक्शन में फोर्स तो बैलेंस है, क्योंकि n ने बैलेंस कर लिया किसको T cos थीटा को। क्यों, क्योंकि भाई अगर वॉल है तो वॉल मान लीजिए अगर इस पर अपने है इसको छोड़ दिया है तो इसको प्रेस कर रहा होगा वॉल को ऐसे, तो अगर मान लीजिए अगर इधर प्रेस कर रहा है जितने से उतना ही फोर्स वॉल देगा इसको अपोजिट डायरेक्शन में, ये वाला फोर्स भी बैलेंस है, तो T साइन थीटा की वैल्यू W के बराबर, तो T पूछ रहे हैं साइन थीटा बताओ 4/5 बराबर W, तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5W/4, 5W/4, आपका जो टेंशन आ जाएगा हो जाएगा 5W/4। सिंपल था, बस इसमें स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ से लेनी है, क्योंकि अगर स्ट्रिंग आप इसमें ऐड करोगे सेंटर से ऐड करोगे नहीं, सरफेस ऐड करोगे, इसका रेडियस 3 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो अगर ये 5 मीटर है 3 मीटर तो 4 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 करें विथ व्हाट एक्सेलरेशन ए शुड बी द ब्लॉक ऑफ द, दिया करें यहाँ पे 7 लिखा ना, 7 नहीं होगा, ये 7 इसको रिमूव कर दीजिए, ठीक है, करें कितने एक्सेलरेशन से ये जो है लिफ्ट नीचे जाए कि जो है ब्लॉक ऑफ मास एक्सर्ट फोर्स, मतलब ये जो ब्लॉक है ये एक्सर्ट फोर्स करे लिफ्ट को नीचे तरफ, करें कितने एक्सेलरेशन जाए कि ये कितना फोर्स एक्सर्ट करे mg/4। बताओ अगर ब्लॉक नीचे जा रहा है इसका मास इसके नॉर्मल से ज़्यादा m/a, ठीक है, mg, कितना फोर्स एक्सर्ट बोल रहे हैं इन्होंने, मतलब इसने ब्लॉक ने इस लिफ्ट के सरफेस को प्रेस किया हुआ कितने से mg से, किसने प्रेस किया, इस ब्लॉक ने इस लिफ्ट के सरफेस को प्रेस किया mg से, इसने दिया एक एक्शन, किसने दिया एक्शन, बाई ब्लॉक ऑन लिफ्ट सरफेस, लिफ्ट के सरफेस को एक एक्शन दिया कितने का mg का, अगर इसने एक्शन दिया है किसको लिफ्ट को, तो लिफ्ट भी इसको ऊपर तरफ एक देगा रिएक्शन, क्या देगा रिएक्शन, न्यूटन के थर्ड लॉ पे कर रहा है कि आपने इतना दिया एक्शन नीचे तरफ, मैं आपके जस्ट बराबर फोर्स दूंगा और आपके बराबर ही दूंगा और आपके अपोजिट दूंगा, कितना दूंगा n, ये किसने दिया बाई लिफ्ट ऑन बॉडी, ठीक है, यही दिए हैं n की वैल्यू कितना दिए हैं mg/4, mg/4 तो यहाँ रख दो, तो mg/4 बराबर m × a, तो यहाँ से एक वैल्यू कितना आ जाएगा 3g/4, a की वैल्यू 3g/4, आपका आंसर आ जाएगा 3g/4, थर्ड ऑप्शन तो करेक्ट ऑप्शन, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 करें कि इन द गिवन करें हमसे बताना है निगलेक्ट द वेट ऑफ द प्लैंक रोप एंड द पुली, करें हैं कि ये हमसे बताना टेंशन, ज़रा बताना, अगर यहाँ हम टेंशन T मान लेते हैं, यहाँ पर मान लो कोई दिक्कत नहीं है T, ठीक, अगर ये T है तो स्ट्रिंग वही है, तो यहाँ पर भी टेंशन क्या आ जाएगा T, ठीक। बताओ अगर ये टेंशन मान लो इसको खींच रहा है, जरा आप बताना अगर इसको खींचोगे तो आप प्रेस करोगे इस सरफेस को नीचे किसी नॉर्मल रिएक्शन से, क्योंकि खींचने मतलब है कि आप इसको अगर खींच रहे हो तो अपने पैर से इस सरफेस को नीचे प्रेस करोगे। बताओ अगर ये मैन ने इस प्लैंक को नीचे की तरफ दिया एक नॉर्मल वो भी एक्शन, तो ये प्लैंक भी इस मैन को ऊपर की तरफ देगा एक रिएक्शन, क्या देगा, क्योंकि मैन अगर खींचेगा, अगर इस प्लैंक को खींचना है तो फोर्स खींचेगा तो टेंशन इसके हाथ पर ऊपर तरफ,
और खींचेगा तो पैर से भी नीचे तरफ फोर्स लगाएगा, किसको, प्लैंक को, तभी खींच पाएगा ये। तो खींचेगा तो इसका हाथ पर टेंशन ऊपर तरफ, नॉर्मल भी ऊपर तरफ, क्यों, क्योंकि इसने नॉर्मल दिया है प्लैंक को नीचे डायरेक्शन में, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर प्लैंक को दिया अपन एक्शन नीचे की तरफ, तो प्लैंक भी आपको ऊपर तरफ देगा रिएक्शन। तो एन, इस पर जो नेट फोर्स आ जाएगा बताओ, इसका अपना वेट mg, तो n प्लस टी की वैल्यू mg के बराबर, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में n प्लस टी बराबर mg। बताओ t अगर ये है तो यहाँ पर कितना होगा, 2t होगा, यहाँ पर कितना होगा, 2t, यहाँ पर भी 2t आएगा, यहाँ पर भी 2t आएगा, ठीक है, और यहाँ पर 4t आ जाएगा। तो बताइए अगर हम ये, तो आप किसका BD बनाए, FBD लिख दे रहा हूँ, FBD ऑफ मैन, FBD ऑफ मैन, ठीक है। अब बताइए FBD ऑफ प्लैंक, FBD ऑफ प्लैंक, बताओ प्लैंक को अगर देखें BD, यही तो है प्लैंक, एक नॉर्मल डायरेक्शन नीचे लग रहा है, एक नॉर्मल डायरेक्शन किसने लगाया, मैंने लगाया, जब उसको खींचा तो नीचे तरफ प्रेस किया तो नॉर्मल इससे लगा, एक टेंशन ऊपर तरफ लग रहा है T वाला, ठीक, ये जो T लग रही है, इधर लग रहा है 2T, इधर लग रहा है 2T, इसका अपना वेट 0 है, मतलब इसका वेट 0, मतलब इसका वेट इन्होंने बोला है कि 0 है। बताओ जो 2T प्लस T मिलकर बैलेंस करेंगे नॉर्मल डायरेक्शन को, अगर इसका वेट 0 है तो ये 2T और ये T मिलकर बैलेंस करेंगे नॉर्मल डायरेक्शन, मतलब ये है कि 3T 2T प्लस T की वैल्यू n के बराबर, या 3T बराबर n, 3T बराबर n, इस n की वैल्यू को आप इसमें डाल दीजिए, T, हाँ n की वैल्यू, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4T बराबर कितना आ जाएगा, मास इसका दिया हुआ मैन का कितना दिया हुआ है, 80 kg, तो 80 इंटू ग्रेविटी की वैल्यू 10, तो आ जाएगा कितना, T की वैल्यू आ जाएगा 200 न्यूटन, कितना आ जाएगा, 200 न्यूटन, मतलब टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब ये 200 न्यूटन से इस प्लैंक को खींच रहे हैं ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो आपका जो आंसर आ जाएगा हो जाएगा 200, ठीक है। कह रहे हैं कि ब्लॉक ऑफ मास m पुल्ड बाई हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस, कह रहे हैं कोई ब्लॉक है, मास m है, ठीक है, और मान लीजिए आप किसी रोप से P फोर्स से खींच रहे हैं, ठीक है, P फोर्स से खींच रहे हैं, इसका मास m है। कह रहे हैं कि फोर्स एक्सर्टेड बाई द रोप ऑन द ब्लॉक, मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाई द रोप, बताओ रोप जो फोर्स एक्सर्ट करेगा ब्लॉक को, अगर यहाँ से हम कट करते हैं बताओ, तो ये जो, अगर देखो एक चीज़, ये पहली बात तो ये ब्लॉक जाएगा क्यों, तो ब्लॉक जो है कांटेक्ट में है किसके, इस रोप के, मतलब रोप के टेंशन कांटेक्ट में। तो अगर बताओ हमने वो फोर्स लगाया है वो किस पर लगाया है, रोप पर लगाया है, तो कहेगा आपने फोर्स लगाया रोप पर, लेकिन मैं आपसे कांटेक्ट हूँ विथ टेंशन, तो आप अकेले नहीं जाएंगे, मुझे भी आपको अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा। तो कैसे लग जाएगा, तो ये ब्लॉक जो है एक टेंशन देगा, किसको देगा, इस रोप को, ठीक है। ये रोप, ये टेंशन किसने दिया है, ये टेंशन ये तो इसने दिया है, ये जो रोप है ये टेंशन इसको दिया किधर तरफ, राइट साइड। तो फिर ये अगर इस पर आप BD बना दोगे रोप का, तो यहाँ से कट कर दो, जहाँ से आपको टेंशन चाहिए वहाँ से कर दीजिए आप कट। बताइए इस पर सिस्टम पर किधर लगेगा, लेफ्ट साइड लगेगा, ठीक है। इस ब्लॉक को देख लो आप, M है, तो इस पर टेंशन किधर लगेगा, राइट साइड, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ से पूछ रहा है कि कितना टेंशन एक्सर्ट किया किसने, ब्लॉक पर रोप ने। तो बताओ अगर यहाँ से रोप पर ब्लॉक पर पूछ रहे हैं तो आप यहीं से तो कट करोगे, तो इस पर टेंशन इधर, इसका BD जब बनाओगे तो इसका जब BD बनाएंगे आप, तो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में P, ठीक है, और इस डायरेक्शन में लग रहा होगा टेंशन। बताइए अगर हम ये कहें कि पूरा सिस्टम कितने से चल रहा है, तो पूरे सिस्टम को मान लो एक सिस्टम, तो F की जो वैल्यू हो जाएगा M इंटू A के बराबर। F की वैल्यू कितना है, P है, टोटल मास कितना है, इसका मास कैपिटल M, इसका मास स्मॉल m, तो कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू A, तो जो A की वैल्यू आ जाएगा वो P अपॉन कैपिटल M इंटू स्मॉल m, मतलब पूरा सिस्टम जो है वो कितना जा रहा होगा, P अपॉन M प्लस कैपिटल, मतलब इस पार्टिकल, इस रोप का हर एक पार्टिकल, इस रोप का हर एक पार्टिकल कितना जा रहा होगा, P अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, उतने से ही ये ब्लॉक में जा रहा होगा। हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पर टेंशन, तो ये टेंशन पूछने लगा दो, T बराबर इस कैपिटल M इंटू A, तो कैपिटल M एक वैल्यू अभी निकाले हो, P अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, तो जो टेंशन आ जाएगा हो जाएगा P M अपॉन कैपिटल M। थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देख रहे हैं कि टू वुडन करें दिया हुआ है मूविंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस सच दैट द मास ऑफ द रिमेनिंग स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक। कर रहे हैं कि कितना फोर्स लगाएं इस इंक्लाइंड सरफेस पर कि ये जो मास है ये मूव ना करे रिलेटिव टू इंक्लाइंड,
मतलब ये है कि ये रेस्ट पर है इस इंक्लाइन के रिस्पेक्ट में। तो आपको पता है इसका BD बनाओ, किसका, इस स्मॉल m का। आप 2 लाइन बनाइए, इससे 2 लाइन बताइए अगर हम ये कहें कि इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, ठीक। इसका एक कॉम्पोनेंट इधर जाएगा, अगर ये एंगल थीटा बीटा है तो ये वाला एंगल बीटा होगा। तो इधर कौन सा कॉम्पोनेंट जाएगा, mg का कॉस बीटा, mg का कॉस बीटा। इधर कौन सा कॉम्पोनेंट जाएगा, mg का साइन बीटा, ठीक है। अच्छा, अगर ये ब्लॉक ने इधर तरफ प्रेस किया है किसको, सरफेस को, कितने से, mg cos बीटा से। तो अगर ब्लॉक ने mg cos थीटा से प्रेस किया है किसको, सरफेस को, तो इसने दिया एक्शन, तो ब्लॉक को सरफेस भी देगा एक नॉर्मल एक्शन n ऊपर तरफ। ये बताओ ये फोर्स अगर हम कहें कि अगर ये जो ब्लॉक है ये जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जा रहा है वो फ्रेम इनर्शियल नहीं है, नॉन इनर्शियल, क्योंकि इसके पास फोर्स लग रहा है। और जब अगर आप सिस्टम अगर जो है कोई भी सिस्टम हो, कोई ब्लॉक हो, अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में जा रहा है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब एक सूडो फोर्स लगाओगे आप। तो सूडो फोर्स क्या होता है, सूडो फोर्स होता है मास बॉडी का एक्सेलरेशन फ्रेम का भी अपोजिट डायरेक्शन में, वो भी अपोजिट। मतलब ये है कि अगर इसका मास m है और ये सूडो फोर्स मतलब फोर्स आप लगा रहे हो राइट साइड, मतलब ब्लॉक और वेज किधर जा रहे हैं, राइट साइड, तो जो सूडो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, लेफ्ट साइड। किधर लगेगा, लेफ्ट साइड। कितना लगेगा, F सूडो कितना, मास बॉडी का एक्सेलरेशन फ्रेम का। तो मास बॉडी का कितना है, स्मॉल m एक्सेलरेशन मान लिया, ये एक्सेलरेशन मान लिया बीटा है, बताओ तो ये एंगल बीटा होगा। इधर कौन सा कंपोनेंट जाएगा, ma का कॉस बीटा, और इधर कौन सा कंपोनेंट जाएगा, ma का साइन बीटा, ठीक है। बताना इस ब्लॉक पर एक फोर्स इधर लग रहा है ma का कॉस बीटा, नीचे लग रहा है mg का साइन बीटा। कर रहे हैं किसका जो रिलेटिव एक्सेलरेशन हो वो जीरो हो, क्या हो, डाउन दो इसकी जो मूव करने का जो एक्सेलरेशन हो जीरो हो। मतलब ये है कि ma कॉस बीटा की जो वैल्यू है वो mg साइन बीटा के वैल्यू के बराबर हो जाए, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ये जो ब्लॉक है ये मूव ना करे, यहीं पर रुका रहे, मतलब जिसका रिलेटिव एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन वो क्या हो, जीरो हो। जब बताना m से m खत्म, जो a की वैल्यू आ गई कितनी आ गई, g10 बीटा, g10 बीटा। मतलब ये है कि ब्लॉक और ये वेज दोनों कितने जा रहे होंगे, g10 बीटा किधर जा रहे होंगे, राइट साइड जा रहे होंगे। हमसे फोर्स पूछे हैं, बताओ फोर्स के लिए आप लगा दो F बराबर m में, बताओ m टोटल मास ले लीजिए, टोटल सिस्टम को एक सिस्टम मान लीजिए, कितना m प्लस कैपिटल M, कितना हो जाएगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू ए कितने जा रहे हैं, g10 बीटा से, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा g10 बीटा। तो जो आपको फोर्स लगेगा वो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू g10 बीटा, मतलब कैपिटल M प्लस स्मॉल m g10 बीटा, ठीक है, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बॉडी ऑफ मास 2 kg रेस्ट पर है। कह रहे हैं कि कोई बॉडी है जिसका मास कितना है, 2 kg है, जिसका मास कितना है 2 kg, जो रेस्ट पर है, किस पर है, रेस्ट मतलब इस पर नेट एक्सेलरेशन इसका जीरो है। कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है, 0.3। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है, तो पहले ये चेक कर लो कि यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना है। तो कैसे चेक करेंगे, तो आप देख लीजिए Fs मैक्स, क्या देख लीजिए, Fs मैक्स, ये कितना हो जाएगा, म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू की वैल्यू 0.3, नॉर्मल वैल्यू mg मतलब 2 इंटू जी, कितना हो जाएगा ये 6 न्यूटन। मतलब ये है कि इस पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स यहाँ सरफेस ग्राउंड पर जो है कितना है, 6 न्यूटन। तो ब्लॉक कहेगा अगर मुझे तुम्हें चलाना है तो कम से कम 6 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाओगे तब मैं चलूँगा, उससे अगर कम फोर्स लगाए तो मैं चलूँगा नहीं। मतलब आपने मान लीजिए गए और आप मान लो फोर्स लगा दिए कितना, F बराबर 1 न्यूटन, कितना लगा दिया, F बराबर 1 न्यूटन। तो कहेगा ब्लॉक कि आप जो फोर्स लगाए हैं, लग रहा है मेरे पर कुछ फोर्स लगा ही नहीं है, क्यों, क्योंकि जो ग्राउंड का जो फ्रिक्शन है वो 6 न्यूटन है, और आप जो फोर्स लगा रहे हैं 1 न्यूटन लग रहा है, कुछ फोर्स लगा ही नहीं है, मैं कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर ही नहीं लगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। और आप मान लो गए, इन्होंने जैसे बोला हुआ क्वेश्चन में कि ये फोर्स 5 न्यूटन, और आप गए गुस्से में एकदम, आप लगा दिए फोर्स कितना, 5 न्यूटन, कितना लगा दिया, 5 न्यूटन। अब ब्लॉक कहेगा कि अब लग रहा है आपने कोई फोर्स लगाया है, लेकिन अभी भी मैं मूव नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि अगर आपको मूव कराना है तो कम से कम 6 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब बॉडी अभी भी मूव नहीं करेगा। तो कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी कितना हो जाएगा, बताओ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बॉडी कहेगा कि अगर आपको मुझे चलाना है तो कम से कम 6 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाओगे तब तो मैं चलूँगा, उससे कम लगाए उसके बराबर लगाए तब भी मैं चलूँगा नहीं। बताओ जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स Fr, उसकी 3 वैल्यू होती है, कौन कौन सी, स्टैटिक्स का मैक्सिमम और Fk। ये कब लगता है,
जब बॉडी की मूव करने की टेंडेंसी हो। अगर बॉडी के मूव करने की टेंडेंसी नहीं है, फ्रिक्शन होते हुए भी फ्रिक्शन लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर टेंडेंसी नहीं है तो कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। ये तब आता है जब टेंडेंसी हो। क्या हो? टेंडेंसी हो। ठीक है, ये तब आता है जब जस्ट अबाउट टू स्लिप हो, मतलब जितनी फ्रिक्शन ग्राउंड पर है उतना फोर्स जब आपने 6 न्यूटन लगा दिया अगर फोर्स, तब ये वैल्यू आएगा। ये कितना? जब ये जस्ट अबाउट टू स्लिप, जस्ट अबाउट टू स्लिप, जस्ट अबाउट टू स्लिप, मतलब अब जस्ट चलने वाला हो। जस्ट मतलब इससे अगर 0.1 भी वैल्यू आपने बढ़ा दिया अगर, तो बॉडी चल पड़ेगा, तो उस कंडीशन लगेगा एफ मैक्स। एफ के कब लगता है? एफ के तब लगेगा, एफ के पिक्चर में तब आता है जैसे आप देखेंगे मूवियों में, जब कोई हीरोइन को कोई विलन अगर दौड़ाते हैं तो हीरो की एंट्री कब होती है? जब हीरोइन को कोई विलन दौड़ाते हैं। तो सेम कंडीशन एफ के है, जब बॉडी अगर मूव कर गई, अगर बॉडी मूव कर गई तब जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा पिक्चर में वो कौन सा आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। ये बॉडी तब आती है जब ये बॉडी मूविंग होता है। बोलो भैया, ये एफ के पिक्चर में तब आएगा जब बॉडी मूव कर रही हो। बताओ यहाँ पर आपने जो फोर्स लगाया 5 न्यूटन लगाया, जो फ्रिक्शन फोर्स हो 6 न्यूटन है, क्या बॉडी मूव करेगा? कहे कम से कम 6.1 तो लगाना ही पड़ेगा आपको मुझे यहाँ से चलाने के लिए। इसका जो एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट करें कि बॉडी करें कि देन फोर्स ऑफ द करें, सेम वही क्वेश्चन था, उसमें एक्सेलरेशन 0 था बॉडी का, उसमें बॉडी का जो एक्सेलरेशन था वो 0 था। ठीक है, बॉडी समझ करें कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन करें कितना फ्रिक्शन फोर्स लगा था। आपने जो फोर्स लगाया था वो कितना लगाया था? 5 न्यूटन। तो ये जो फ्रिक्शन लगाएगा ग्राउंड उस ब्लॉक को कितना लगाएगा? एफ एस कितना लगाएगा? 5 न्यूटन, जस्ट टेंडेंसी के बराबर। ये एफ एस किसने लगाया? ग्राउंड लगाया। किस पर? यहाँ लिख दे रहा हूँ, बाई ग्राउंड ऑन ब्लॉक। किसने लगाया? बाई ग्राउंड, मतलब इस सरफेस ने इसको लगाया ब्लॉक को कितना? 5, मतलब जितना आपने फोर्स लगाया एक्सटर्नल उतना ही फोर्स फ्रिक्शन देगा। कब देगा? जब बॉडी की मूव करने की टेंडेंसी हो। जब बॉडी की मूव करने की टेंडेंसी हो तो आपका जो फोर्स आएगा वो जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा आपके फोर्स के जस्ट बराबर आएगा। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जाएगा कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन। फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाइए 20। करें कि हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ एक्ट ऑन द ब्लॉक ऑफ मास कर रिमेंस स्टेशनरी। करें कि आपने इस पर एक फोर्स लगाया है, कैपिटल एम का मास है, जो कि रिमेंस स्टेशनरी है, मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। इसका एक्सेलरेशन 0 है। जरा बताना, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 0 होगी क्या? 0 कब होती है? जब आप उस मतलब कोई टेंडेंसी ही नहीं लगाओ, जब ब्लॉक की मूव करने की टेंडेंसी नहीं, मतलब अगर ये कहते हैं कि अगर टेंडेंसी 0 है, क्या 0 है? टेंडेंसी अगर 0 है तो फ्रिक्शन भी 0 होगा। मतलब अगर फ्रिक्शन फोर्स आने के तरीके हैं, ऐसे नहीं फ्रिक्शन फोर्स कहीं लग जाए ना। फ्रिक्शन फोर्स के 3 तरीके, तो म्यू होना चाहिए जो सरफेस होना चाहिए और रफनेस होना चाहिए, ऊपर से टेंडेंसी होनी चाहिए। अगर टेंडेंसी नहीं है तो फ्रिक्शन होते हुए फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। लेकिन बताओ आपने फोर्स लगाया है, आपने फोर्स लगाया, कितना लगाया? एफ मतलब टेंडेंसी है, तो अगर टेंडेंसी है ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन टेंडेंसी तो है, ब्लॉक करने की मूव करने की टेंडेंसी तो है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो जस्ट इसके बराबर आएगा। एफ एस की वैल्यू कितनी होती है? एक्सटर्नल फोर्स के बराबर। जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो उसके बराबर होता है एफ एस की वैल्यू। तो आप जो फोर्स लगाओगे वो जो फ्रिक्शन फोर्स देगा ग्राउंड कितना देगा? एफ के बराबर। जितना आपने फोर्स लगाया है, टेंडेंसी दिया, उसके जस्ट बराबर देगा। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं कि इन प्रीवियस क्वेश्चन इफ वी पुल्ड, कर रहे हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन जो ब्लॉक था आपका उसमें उन्होंने फोर्स हॉरिजॉन्टल लगाया था, इसमें कर रहे हैं कि इसने पुल कर दिया है, मतलब इस फोर्स को कुछ थीटा लगा दिया। कितना है? एफ कॉस थीटा। ये अगर थीटा है तो इधर कौन सा कंपोनेंट जाएगा? एफ कॉस थीटा। ठीक है, कह रहे हैं कि ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी टू वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। कह रहे हैं ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। जरा बताना, अगर इसका एक्सेलरेशन 0 है तो मैंने कहा था अगर एक्सेलरेशन 0 तो इतना फोर्स आप लगाओगे एक्सटर्नल, उसके जस्ट बराबर होगा फ्रिक्शन फोर्स। और देगा कौन? ग्राउंड। किसको देगा? ब्लॉक को देगा। कितना देगा? जितना आपने टेंडेंसी लगाई इतना आपने फोर्स लगाया है, तो इधर तरफ मिलेगा फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन में कौन सी वैल्यू आएगी? एफ एस। एफ एस कब आता है? जब बॉडी की मूव करने की टेंडेंसी होती है। इसकी मूव करने की टेंडेंसी कितनी टेंडेंसी है? एफ कॉस थीटा की टेंडेंसी है, तो इस टेंडेंसी के बराबर फ्रिक्शन फोर्स आएगा। और कितना आएगा फ्रिक्शन फोर्स? एफ का कॉस थीटा, क्योंकि ब्लॉक मूव
नहीं कराएगा, जब ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ब्लॉक पर ग्राउंड से वो एफ एस लगता है। तो कितना आ जाएगा आपका फ्रिक्शन फोर्स, एफ कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कहते इन द प्रीवियस क्वेश्चन करें मिनिमम फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू पुल इफ म्यू की वैल्यू 1/2। मिनिमम फोर्स कर रहे हैं, बताना जा रहा मुझे, कह रहे हैं मिनिमम फोर्स बताइए रिक्वायर्ड टू, मिनिमम फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू पुल। बताओ इधर आपने फोर्स लगाया था एफ, ठीक, ये एंगल थीटा था, इधर कौन सा कंपोनेंट था एफ का कोस थीटा, इधर कौन सा कंपोनेंट गया था एफ का साइन थीटा, ठीक है। ग्राउंड से नॉर्मल ऊपर लग रहा था, एम जी नीचे लग रही है। कह रहे हैं कि मिनिमम फोर्स मतलब फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं, बताओ फ्रिक्शन फोर्स की मिनिमम वैल्यू बताओ। यहाँ से अगर इसका हम इधर तरफ फोर्स एफ कॉस थीटा, इधर तरफ जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा कौन सा आएगा, एफ एस मैक्स आएगा। तो एफ एस मैक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, एफ कॉस थीटा के। कह रहे हैं मिनिमम कितना फोर्स हो इसको पुल कर दें, मिनिमम कितना फोर्स हो मतलब इसको हम पुल मतलब आगे तरफ बढ़ा दें, तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो एफ एस मैक्स आएगा। एफ एस मैक्स क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल बराबर एफ कॉस थीटा बराबर एफ कॉस थीटा। जरा बताना मुझे यहाँ पर नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नॉर्मल की जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। नॉर्मल की जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एम जी माइनस, इसकी वैल्यू का आप यहाँ रख दो, तो एम जी माइनस एफ साइन थीटा बराबर एफ कॉस थीटा। हमसे फोर्स की वैल्यू पूछे हैं तो आप क्या करो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा बराबर एफ कॉस थीटा, ठीक है। इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो आ जाएगा म्यू एम जी बराबर, इसमें से आप एफ कॉमन कर सकते हैं, जब एफ कॉमन करोगे तो बन जाएगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। बताओ यहाँ से एफ की वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ, एफ की वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू एम जी म्यू डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो कह रहे हैं कि म्यू म्यू भी है सॉरी म्यू, कह रहे हैं कि ये मिनिमम, इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी जरा बताइएगा, जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो, जब नीचे की वैल्यू मैक्सिमम होगी तब इस फोर्स की वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बताओ, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगा का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर म्यू का स्क्वायर, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो बताओ जरा जो फोर्स आ जाएगा आपका वो कितना आ जाएगा, म्यू एम जी डिवाइड बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये मिनिमम फोर्स है, ध्यान रखिएगा ये कौन सा फोर्स है, मिनिमम फोर्स है। तो म्यू की वैल्यू दिया हुआ कितना 1/2, तो 1/2 एम जी, ठीक है, डिवाइड बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, 1/4 बताओ, 4 यहाँ आएगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर चला जाएगा 2 एम जी डिवाइड बाई 2 रूट के अंदर हो जाएगा 5, तो कट गया आपका ये। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो एफ मिनिमम कितना आ जाएगा, एम जी डिवाइड बाई रूट के अंदर 5, मतलब जो मिनिमम फोर्स आएगा वो कितना आएगा, एम जी डिवाइड बाई रूट 5। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये मिनिमम फोर्स है, इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे देखोगे आप, जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब म्यू का स्क्वायर, तो 1 प्लस म्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं ब्लॉक ऑफ मास एम इज स्टेशनरी ऑन द हॉरिजॉन्टल। कह रहे हैं ये जो ब्लॉक है ये स्टेशनरी है, क्या है मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। अगर ब्लॉक मतलब एक्सेलरेशन 0 है मतलब कोई टेंडेंसी नहीं मूव करने की, तो कह रहे हैं कनेक्टेड बाई द विथ स्ट्रिंग कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस, मतलब यहाँ का जो फ्रिक्शन है वो कितना है, म्यू है। हमसे कह रहे हैं कि देन द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस, मतलब ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स, मैंने बताया था फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में तभी ऐसे नहीं लगेगा, वो तभी आता है जब ब्लॉक के मूव करने की टेंडेंसी हो, तभी फ्रिक्शन फोर्स आता है, अन्यथा फ्रिक्शन फोर्स आता। बताओ यहाँ पर टेंशन 0 है, मतलब यहाँ पर जो टेंशन लग रहा है उसकी वैल्यू क्या है, अगर टेंशन 0 है मतलब कोई फोर्स नहीं लगा, मतलब ब्लॉक ऐसे रेस्ट पर है। ये कोई मास m है, ठीक, नीचे तरफ mg लग रहा है, ऊपर तरफ नॉर्मल लग रहा है, ये तो बैलेंस है, मतलब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आप लगा ही नहीं रहे हो। अगर एक्सटर्नल फोर्स आप नहीं लगाओगे मतलब कोई टेंडेंसी नहीं है, नो टेंडेंसी।
अगर कोई टेंडेंसी नहीं है तो नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स कब नहीं होगा? जब ब्लॉक की मूव करने की टेंडेंसी नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर आपने स्ट्रिंग तो ऐड किया है लेकिन स्ट्रिंग में कोई टेंशन नहीं है। अगर टेंशन नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स इसका कोई है ही नहीं जो चलाए या कोई टेंडेंसी दे, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, क्या कर रहे हैं? करें ब्लॉक रिप्रेजेंट अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल का है इक्विलिब्रियम है द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन कर मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कर है कि इक्विलिब्रियम है। ये कैसा है कि बताओ, अगर इसका हम एपीडी बनाएं जरा बताइएगा आप। ये ब्लॉक है, ठीक है, ये क्या है? ब्लॉक है, मास m है, ये आपका वॉल है, ये आपका क्या है? वॉल है। बताओ इसको मूव करने की टेंडेंसी किधर है? नीचे तरफ, ग्रेविटी। भाई अगर आपने ब्लॉक को ऐसे छोड़ दिया है तो mg तो नीचे लगेगा ही लगेगा, तो इसको मूव करने की टेंडेंसी किधर है? नीचे। लेकिन आप जो फोर्स दे रहे हो mg/2 वो कितना दे रहे हो? ऊपर तरफ दे रहे हो। ये बताओ mg ज़्यादा है ना, ये mg क्या है? ज़्यादा है, मतलब इसके मूव करने की टेंडेंसी किधर है? नीचे की तरफ, क्योंकि mg ज़्यादा है। तो ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन फोर्स आता है वो टेंडेंसी के अपोजिट आता है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो किधर आएगा? Fs max ऊपर तरफ आएगा। Fs max क्यों? क्योंकि इस ब्लॉक की जो मूव करने की टेंडेंसी है वो किधर है? नीचे तरफ, क्योंकि mg ज़्यादा है। देखो आप जो फोर्स ऊपर लगा रहे हो mg/2 वो mg से कम है, मतलब नीचे की तरफ टेंडेंसी ज़्यादा है, तो फ्रिक्शन फोर्स टेंडेंसी का पॉइंट लगेगा। जरा बताना, हमसे पूछ रहे हो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बताओ Fs max की जो वैल्यू आ जाएगा Fs max प्लस mg/2, ये मिलकर बैलेंस करें किसको? mg को, ठीक है। तो Fs max की जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? हटा दोगे आप तो हो जाएगा mg/2, ठीक। Fs max वैल्यू क्या होता है? म्यू इंटू नॉर्मल। नॉर्मल यहाँ कितना हो जाएगा? ये नॉर्मल हो जाएगा आपका, इधर तरफ जो हो जाएगा लाइन, ये कौन सा लाइन हो जाएगा? नॉर्मल लाइन। तो कितना नॉर्मल लग रहा है? mg लग रहा है, मतलब म्यू इंटू mg बराबर mg/2। mg से mg विल बी कैंसिल आउट, mg से mg विल बी, तो जो म्यू की वैल्यू आ जाएगा 1/2 मतलब 0.5। मिनिमम का मतलब है कि मिनिमम ये है कि जो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू हो, फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू हो वो कम से कम या तो mg/2 के बराबर हो या उससे ज़्यादा होता हुआ बॉडी क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। मिनिमम की वैल्यू मतलब जस्ट इसके बराबर हो, अगर इससे कम हुआ तो फिर ब्लॉक जो है नीचे तरफ मूव कर जाएगा। लेकिन मिनिमम की वैल्यू की बात कर रहे हैं तो mg/2 उतना तो होना ही चाहिए। इससे कम लोगे तो ब्लॉक नीचे तरफ मूव कर जाएगा, यहाँ रुकेगा नहीं। तो आपका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा कितना आ जाएगा? 0.5। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन 25 कर रहे हैं कि इन द प्रीवियस क्वेश्चन इफ म्यू की वैल्यू 0.3 देते हैं, देखो यहाँ पर 0.5 था, म्यू की वैल्यू कम कर दिए। कर रहे हैं कि द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, अब बताओ कर रहे हैं कि आपने जो फ्रिक्शन ऑफ दे दिया कितना दे दिया? 0.3। मतलब मैंने बताया था जो Fs max की जो वैल्यू आएगी तो किसके बराबर आएगी? कम से कम mg/2 के बराबर आनी चाहिए आपकी। बताओ जो आप इस यहाँ से जो फ्रिक्शन की वैल्यू आया था वो कितना आया था? 0.5। बताओ ये मिनिमम की वैल्यू बात है ये, लेकिन आपने जो फ्रिक्शन इससे कम दे दिया, मतलब ब्लॉक नीचे तरफ मूव कर जाएगा। बताओ अगर नीचे तरफ ये ब्लॉक है, ठीक है, इस पर कितना लग रहा है? नीचे mg लग रहा है, ठीक है, और mg/2 ऊपर लग रहा था, mg/2 ऊपर लग रहा था। अब जो फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि बॉडी ने बोलते एक्सेलरेट कर रही है, तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा? काइनेटिक। कितना आएगा? तो mg माइनस mg/2 माइनस Fk बराबर m इंटू ए। क्योंकि अब जो बॉडी अगर मूव कर जाएगी तो मूविंग करते समय जो फ्रिक्शन फोर्स आता है पिक्चर में वो काइनेटिक फ्रिक्शन आता है। ये कितना हो जाएगा? mg/2 कितना हो जाएगा? mg/2 माइनस Fk म्यू इंटू नॉर्मल। नॉर्मल वैल्यू कितना हो जाएगा? mg हो जाएगा। कितना हो जाएगा? mg बराबर m इंटू एम। तो जरा इसको आप सॉल्व करो। कितना आ जाएगा ये? mg/2 म्यू की वैल्यू 0.3, म्यू की वैल्यू 0.3 m इंटू जी बराबर m इंटू ए। तो बताना जरा मुझे, इधर और सॉल्व कर लेते हैं हम। तो mg/2 ये 0.3 है, इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 10, तो -3 mg/10 हो जाएगा। इस कैल्शियम ले लो आप, तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो हो जाएगा कितना? 5 mg
माइनस 3 mg बराबर m इंटू ए। जरा बताना है कितना हो जाएगा 2 mg डिवाइड बाई 10 बराबर m इंटू ए। तो m से m खत्म, 2 से 10 खत्म, तो जो a की वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा g/5। एक बोले कितने आएगा, लेकिन किधर आएगा g/5 दो है, नहीं एक ही है, लेकिन किधर आएगा नीचे तरफ। क्यों? क्योंकि भैया आप जो फोर्स लगा रहे हो mg/2 वो इसके टेंडेंसी से कम है, तो ब्लॉक की जो मूव करने की टेंडेंसी है किधर है, नीचे तरफ है। तो जो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा g/5 किधर आ जाएगा, नीचे डाउनवर्ड दिशा में, क्योंकि ब्लॉक किधर मूव कर रहा है, नीचे। तो आपका जो आंसर आ जाएगा फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे हैं कि फोर्स ऑफ 100 न्यूटन कर रहे हैं कि लगा दिया इन्होंने, कोई ब्लॉक है, ठीक है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है 100 न्यूटन, ठीक। ये आपका सरफेस ऑफ मास कितना है 3 kg है, मास कितना है 3 kg है। जरा बताना अगर ये एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होती, इधर कौन सा कौन पड़ जाएगा 100 का cos 30, ठीक है, ऊपर जाएगा 100 का sin 30, sin 30 मतलब 50 न्यूटन, ठीक। नीचे कितना फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन, नीचे जो लग रहा है mg बराबर लग रहा है, mg वैल्यू कितनी है 30 न्यूटन। जरा बताना जो फोर्स आप ऊपर लगा रहे हो 50 न्यूटन वो इस 30 न्यूटन से ज़्यादा है, तो ब्लॉक की मूव करने टेंडेंसी किधर, ऊपर तरफ। क्यों? क्योंकि ऊपर तरफ फोर्स ज़्यादा है, किससे, इसके वेट से। तो अगर वेट से ज़्यादा फोर्स आप लगा रहे हो तो ब्लॉक की जो टेंडेंसी है मूव करने की किधर है, ऊपर डायरेक्शन में टेंडेंसी है मूव करने की। अगर टेंडेंसी ऊपर तरफ है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, टेंडेंसी के अपोजिट किधर लगेगा, नीचे लगेगा। और कितना लगेगा तो 50 माइनस 30, जो फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 50 माइनस 30 मतलब 20 न्यूटन। ये 20 न्यूटन किधर लगा है, डाउनवर्ड, किधर लगा है, डाउनवर्ड दिशा में, ठीक है। जो 20 न्यूटन आया किधर आया है, डाउनवर्ड। आपका जो आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कर रहे हैं फॉर द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, करें टेंशन इन द स्ट्रिंग, कह रहे हैं कि टेंशन बताना है इस स्ट्रिंग में। जरा बताना ये ब्लॉक ऐसे है, ठीक है, कितना मास है 1 kg। तो इधर तरफ जो फोर्स लग रहा होगा, कौन सा फोर्स लग रहा होगा mg sin थीटा, कौन सा लग रहा होगा mg sin थीटा। कितना लग रहा है mg sin थीटा, मतलब m की वैल्यू कितनी है 1 इंटू जी की वैल्यू 10 sin 30 मतलब 1/2, कितना लग रहा है 5 न्यूटन, ठीक है। और बताना जरा जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लग रहा है Fs मैक्स, उसकी वैल्यू कितनी है Fs मैक्स, म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू की वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.8 नॉर्मल वैल्यू mg cos थीटा मतलब 1 इंटू 10 इंटू √3/2। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 इंटू √3, मतलब ये जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन आ रही है किससे 5 से, मतलब ये जो वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन आ रही है 5 से, मतलब जो टेंडेंसी है मूव कर तरफ नीचे डाउनवर्ड दिशा में वो कम है, टेंडेंसी ज़्यादा है, टेंडेंसी कम है और फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है। देखो जो आपने टेंडेंसी mg sin थीटा की है कितनी है 5 न्यूटन, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर आ रहा है मैक्सिमम वो कितना आ रहा है, ग्रेटर देन 5 न्यूटन, और टेंडेंसी कितना आ रहा है, जो भी मतलब 6 के आसपास आएगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि जो फोर्स लग रहा है नीचे तरफ जो इसको मूव कराएगा वो कम है, किससे, फ्रिक्शन फोर्स से। मैंने पहले बताया था अगर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू या मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो अगर लिमिटिंग से कम है तो बॉडी मूव नहीं करेगी। बॉडी अगर मूव नहीं करेगी, बताओ बॉडी रेस्ट करेगी, तो यहाँ पर जो टेंशन आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि अगर बॉडी मूव ही नहीं करेगी तो स्ट्रिंग में टेंशन आएगा ही नहीं। स्ट्रिंग में टेंशन कब आएगा, जब बॉडी नीचे तरफ मूव करने की टेंडेंसी मतलब मूव करे, तब तो इसमें स्ट्रिंग में टेंशन आएगा। इसमें टेंशन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो फोर्स लग रहा है mg sin थीटा वो Fs मैक्स से क्या है, कम है, तो ब्लॉक वहीं स्टेशनरी रुका हुआ है, तो इसमें टेंशन नहीं आएगा। या दूसरा तरीका आप देख लो, दूसरा तरीका ये होता है, आपको पता है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है μs, ठीक है, हाँ μs। तो यहाँ से जो थीटा का वैल्यू आता है वो tan इनवर्स μs, ठीक है। बताना tan इनवर्स इन्होंने दिया हुआ, tan इनवर्स μs की वैल्यू कितना है 0.8 है, उसकी वैल्यू कितना दिया इन्होंने 39 डिग्री, मतलब जो ये आपका एंगल है वो कितना आ गया 39 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल मिनिमम एंगल है कि बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लीप की कंडीशन में होती है,
एंगल ऑफ रिपोज वह एंगल है कि बॉडी जब मूव नहीं करती, जस्ट अबाउट टू स्लीप। बताओ आप जो एंगल लिए हैं 30 डिग्री, ये एंगल ऑफ रिपोज से कम है कि नहीं? अगर एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो बॉडी मूव करेगी नहीं, मूव नहीं करेगी तो उसमें कोई टेंशन आएगा ही नहीं। आपका जो एंगल ऑफ रिपोज है कितना है 39 डिग्री, लेकिन जो एंगल दिया कितना दिया 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिपोज वह एंगल होता है मिनिमम एंगल इंक्लिनेशन का जिसमें बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लीप, जस्ट अबाउट टू स्लीप। लेकिन बताओ जो आपने एंगल आपने जो दिया है कितना दिया 30 डिग्री, ब्लॉक वैसे मूव नहीं करेगा तो टेंशन स्ट्रिंग में आएगा ही नहीं। कंसीडर द सिचुएशन, कह रहे हैं कि ऑल द सरफेस करंट टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड इन 2m, करंट टेंशन बतानी है। तो बताओ अगर हमें कह रहे हैं कि ये मान लो नीचे आ रहा है, ठीक है, किसी ए से आ रहा है A1 से, तो अगर ये A1 से आ रहा है इसमें पुली एक्सेलेरेटेड है तो ये किसी A2 से जाएगा। A2 से क्यों जाएगा? क्योंकि ये जो पुली कनेक्ट है ये पुली फिक्स नहीं है, पुली एक्सेलरेट कर रही है। जब पुली एक्सेलरेट करती है तो इतने से अगर ये आते हैं उतने से ये नहीं आते हैं, उससे कम या उससे ज़्यादा जाते हैं। तो बताओ अगर नीचे आ रहा है तो टेंशन नीचे लगेगा, इस पर टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पर टेंशन इस डायरेक्शन में, यहाँ पर टेंशन 2T और यहाँ पर भी टेंशन 2T। जरा इसके इक्वेशन लिखो क्या आ जाएगा, 2T बराबर 2m इंटू A2। ये पहला इक्वेशन आ गया। ये नीचे जा रहा है तो मतलब mg माइनस टी बराबर m इंटू A1, ये इक्वेशन आ गई। बताओ अननोन कितने हैं 3, T A1 A2 कितने इक्वेशन बनाए 2, क्या सॉल्व होगा? जितने अननोन उतने इक्वेशन। तो एक इक्वेशन बनाएंगे वर्क डन बाई टेंशन को जीरो करके, वर्क डन बाई टेंशन को। बताओ ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, ये ब्लॉक इस पर टेंशन किधर लग रही है, ऊपर तरफ लग रही है टेंशन, इस पर टेंशन ऊपर तरफ लग रहा है। तो इसका जो वर्क डन नेगेटिव हो, क्यों? क्योंकि ब्लॉक जा रहा है नीचे, फोर्स लग रहा है ऊपर। तो इसका जो वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस टी इंटू A1, ठीक है। इस ब्लॉक पर टेंशन लग रहा है किधर, राइट साइड, ब्लॉक जा रहा है भी राइट साइड। इसका जो वर्क पॉजिटिव हो कितना होगा 2T इंटू A2 की वैल्यू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से जो A1 की वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2A2 आ जाएगा। तो इस A1 की जगह अब यहाँ पर रख दो आप, तो mg माइनस टी बराबर आ जाएगा 2m/A2, ठीक। और आप इन दोनों क्या करिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो आप चाहो तो 2mg माइनस 2t बराबर 4m इंटू A2। इसी इक्वेशन को इक्वेशन को आप ऐड कर दो तो ये 2t कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2mg हो जाएगा 4m में प्लस 2m में कितना हो जाएगा 6m में m/A2। तो जो A2 की वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 2mg डिवाइड बाई 6m, तो m से m खत्म, ये खत्म हो जाएगा। तो जो A2 की वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा g/3, जो A2 की वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा g/3। हमसे पूछें किसका एक्सप्रेशन करें कि टेंशन पूछा हमसे, टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड बाई 2m, ये टेंशन पूछें 2t। तो इस A की A2 की वैल्यू का आप इसमें डाल दो आप, तो 2t की वैल्यू कितना आ जाएगा 2m इंटू A2 की वैल्यू कितना आया g/3। तो जो टेंशन आ जाएगा कितना आ जाएगा 2mg/3, 2mg/3 मतलब इतना आ गया आपका टेंशन। यही टेंशन पूछ रहे हैं, 2t तो पूछ रहे हैं हमसे। देखो कह रहे हैं कि स्ट्रिंग कनेक्टेड टू 2m, तो यही तो लग रहा है 2m पर। तो 2t वैल्यू कितना आएगा 2mg/3। तो आंसर जो आ जाएगा थर्ड पार्ट, खत्म। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 29। करें इन द फिगर सोन नेग्लेक्टिंग द फ्रिक्शन एंड मास, करें कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बी। मैंने मान लिया कि ये बी नीचे जा रहा है, किसी A1 से जा रहा है, तो अगर ये नीचे जाएगा तो ये वाला ऊपर जाएगा, ठीक है। इसके लिए इक्वेशन लिखिए, इसके लिए लिखिए आप, इसमें टेंशन ले लो आप। तो T इधर भी T इधर भी T, ठीक। इस पर आ जाएगा 2T, इस पर भी आ जाएगा 2T, ठीक है। इसके लिए इक्वेशन लिखो तो क्या आ जाएगा mg माइनस टी बराबर m इंटू A1, पहला इक्वेशन। इसके लिए अगर ऊपर जा रहा है तो 2t माइनस mg बराबर m इंटू A2। ज़रा इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा 2mg माइनस 2t बराबर 2m इंटू A2, 2m इंटू A2। ज़रा बता दीजिएगा अननोन कितने हैं 3, T A1 A2। तो आप इक्वेशन बनाओ, 2 इक्वेशन बनाओ वर्क डन बाई टेंशन से, वर्क डन बाई टेंशन को जीरो करके जरा बताना ये ब्लॉक किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है, इसका वर्क डन निगेटिव हो जाए, कितना होगा T इंटू A1, ठीक है। ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, टेंशन भी ऊपर लग रहा है, तो इसका वर्क डन पॉजिटिव होगा, कितना होगा 2T इंटू A2 की वैल्यू जीरो कर दोगे। तो यहाँ से ज़रा बताना A1 की जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2A2, जो A1 की वैल्यू आ गया कितना आ गया 2A2। तो आप जो है इस A1 में इसकी वैल्यू रख दो आप, तो यहाँ से आ जाएगा mg माइनस टी
बराबर कितना आ जाएगा 2ma2, कितना आ जाएगा 2ma2। इन दोनों इक्वेशन को आप, अच्छा इसमें बनाया था ना मैंने, सॉरी a1 वाला ये था, तो सॉरी ये है ये a1, ठीक है। तो इसको आप इसमें बना रखिए, इस a1 की वैल्यू किस में डालो, ठीक है, कितना आ जाएगा ये, तो 2mg माइनस 2t बराबर 2ma2, a1 की वैल्यू कितना आ जाएगा 2a2, कितना आ जाएगा ये 2mg माइनस 2t बराबर 4m इंटू a2, ठीक है। इस इक्वेशन को ऐड कर दो तो 2t से 2t विल कैंसिल आउट, या 2mg माइनस mg कितना आ जाएगा mg आ जाएगा। इसको मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन 1, इसको 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। यहाँ पर लिख रहता है फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 कितना आ जाएगा mg बराबर आ जाएगा 5m में, कितना आ जाएगा 5m में, तो m से m खत्म a2, तो जो a2 की वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा g/5, कितना आ जाएगा a2 की वैल्यू g/5। मतलब ये है हमसे पूछे हैं व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ b, तो हमने जो एक्सेलरेशन निकाला है किसका निकाला है, a का निकाला है, कितना निकाला है g/5। इसका इक्वेशन कितना आ जाएगा, यहाँ रख दो आप, a1 पूछे हैं तो 2 इंटू g/5, हमने जो एक्सप्रेशन निकाला था वो किसका निकाला था, a2 निकाला था, हमें a1 चाहिए तो 2 इंटू g/5, तब आंसर आ जाएगा, हो जाएगा 4 पार्ट, खत्म। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इनिशियली द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच अनरिफॉर्म, कर रहे हैं नाउ द फोर्स F इज अप्लॉयड B एज शोन, कह रहे हैं कि ये जो स्प्रिंग है इनिशियली अनस्ट्रेच था और आपने B पर एक फोर्स लगा दिया। बताओ अगर ये कह रहे हैं कि मान लीजिए ये कोई स्प्रिंग है, ठीक है, इस स्प्रिंग से मान लीजिए कोई ब्लॉक कनेक्ट है M, इस पर मान लो आपने फोर्स लगा दिया, इनिशियली मान लो अनकम्प्रेस है, मतलब x की वैल्यू 0 है। अगर x की वैल्यू 0 है तो जो स्प्रिंग फोर्स आता है या फिर स्प्रिंग, उसकी वैल्यू होती है -k इंटू एक्स। जो ये x होता है ये होता है डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन मतलब या तो x एलोंगेशन हो सकता है, एलोंगेशन हो सकता है, दूसरा या तो x कॉम्प्रेशन हो सकता है। मतलब ये है कि अगर या तो डिफॉर्म हो स्प्रिंग या तो एलोंगेट हो तभी स्प्रिंग फोर्स आएगा। अगर ये ना डिफॉर्म है ना ही एलोंगेट है तो स्प्रिंग में कोई फोर्स नहीं आएगा। बताइए आपने, और ये माइनस का मतलब यह है कि अगर आप फोर्स आप खींच रहे हो स्प्रिंग को तो खींचने का हमेशा अपोज करता है कौन, स्प्रिंग। बताओ क्यों, क्योंकि स्प्रिंग जो है वो हमेशा अपने नेचुरल मतलब स्टेट में रहना चाहता है। आपने बताइए फोर्स लगा दिया, फोर्स लगा खींच दीजिए, बताओ ये स्प्रिंग क्या करता है कि मैं हमेशा अपने नेचुरल स्टेट में रहना चाहता हूँ, लेकिन आपने क्या किया, मेरे लेंथ को खींच कर बढ़ा दिया। आपने क्या कर दिया, मेरे लेंथ को खींच कर बढ़ा कर दिया। मैंने मान लिया कि आपने इस स्प्रिंग को x खींच दिया, तो अगर x खींच दोगे तो ये वापस जो है अपने उसी अवस्था माना चाहेगा जिसमें वो रहना चाहता है। तो हमारे अपने इसको x खींच दिया, ठीक है, तो ये अगर आप वापस अपने नेचुरल अवस्था में अगर आना चाहेगा तो ये जो फोर्स लगाएगा ये स्प्रिंग, ये एक्सटर्नल फोर्स के हमेशा अपोजिट लगाए। क्यों, क्योंकि ये वापस अपने उसी अवस्था में चाहता है, क्योंकि आपने जो है इसको मतलब स्टेबल से अनस्टेबल कर दिया है। तो इसके अंदर आई गुस्सा, नाराज़गी। क्यों, क्योंकि भैया ये रहना चाहता था स्टेबल अवस्था में और आपने फोर्स लगा दिया किधर, राइट साइड, उसको क्या कर दिया, अनडिफॉर्म कर दिया। अब इसके अंदर गुस्सा हुआ, क्यों, क्योंकि भाई ये जो है अपने स्टेबल स्टेट में रहना चाहता, लेकिन आपने इसको खींच दिया, दबा दिया, खींच दिया। अगर दबा दोगे तब भी जो है ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन आ जाएगा। ऐसे कॉम्प्रेशन आएगा तो तुरंत अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल होती तुरंत ये फोर्स जो है राइट साइड लगाएगा ताकि ये अपने पुनः उसी अवस्था में चला जाए। तो स्प्रिंग का है कि अगर खींचोगे तो खींचने का पोज, दबाओगे तो दबने का पोज। तो कह रहे हैं कि आपने जो है इसको खींच दिया, कितना खींच दिया, f। तो बताइए अगर इसके लिए इक्वेशन लिखें तो f माइनस के एक्स बराबर एम ए इंटू बी, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आ जाएगा b का वो आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितना आ जाएगा f माइनस के एक्स डिवाइड बाई एम। तो अगर ये x रिफॉर्म हुआ है बताइए ये भी x जाएगा। इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे तो हो जाएगा के एक्स बराबर एम इंटू ए, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा ए ए। तो जो ए ए की वैल्यू आ जाएगा किसके रिस्पेक्ट में होगा, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ हो जाएगा ये। तो कितना आ जाएगा के एक्स अपॉन एम। तो ये जो एक्सेलरेशन आया है ये इस ब्लॉक का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आया है। हमसे पूछ रहे हैं एक्सेलरेशन बता दीजिए किसका, बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए। लेकिन हमने जो एक्सेलरेशन निकाला है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाला है, तो अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए किसका, b का विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो आप रिलेटिव मोशन लगा दो। एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ए मतलब एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एक्सेलरेशन ऑफ b ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना था, f माइनस के एक्स
डिवाइड बाई एम माइनस के एक्स डिवाइड बाई एम। इसको जब आप सॉल्व करो तो आ जाएगा एफ माइनस 2 के एक्स डिवाइड बाई एम। ये जो एक्सलेरेशन आया है किसका आया है, बी का आया है विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये रिलेटिव एक्सलेरेशन आया है। तो आप यही पूछ रहे हमसे कि एक्सलेरेशन बता दीजिए बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो आपका जो आंसर होगा थर्ड पार्ट। ये जो हमने निकाला है ये किसका निकाला है, ए का निकाला, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है ये वाला भी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है किसका है, बी का, लेकिन हमसे अर्थ रिस्पेक्ट नहीं पूछा, हमसे पूछे विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 स्टेटमेंट का सवाल है, कह रहा है कि इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। सही बात है। जब किसी सिस्टम पर मान लीजिए एम ब्लॉक है, इस पर एफ जीरो है, इस पर नेट फोर्स जीरो है, और नेट फोर्स जीरो है तो इसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। तो स्टेटमेंट 1 जो है ये करेक्ट है। कह रहे हैं स्टेटमेंट 2 दिस इज द सिंपल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नहीं, न्यूटन साहब का जो सेकेंड लॉ था वो क्या था, न्यूटन साहब का जो सेकेंड लॉ था वो था एफ बराबर डी पी बाई डी टी, डी पी बाई डी टी या डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब किसी बॉडी का मोमेंटम टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा हो तो उसी का नाम क्या है, फोर्स। इस फोर्स को हम बोलते हैं एवरेज फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं, एवरेज फोर्स। जब किसी बॉडी का मोमेंटम पर सेकेंड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आ रहा हो तो उस पर फोर्स लगता है। कितना इफेक्ट है, इसकी वैल्यू होती है एम इन टू ए। न्यूटन साहब का जो सेकेंड लॉ था वो फोर्स की वैल्यू को मेजर किया, लेकिन कहता है जो न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ है, ये न्यूटन साहब सेकेंड लॉ है, ये सेकेंड लॉ। ठीक, ये न्यूटन साहब का जो फर्स्ट लॉ था वो क्या था कि लॉ ऑफ इनर्शिया। जो फर्स्ट लॉ था वो था लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। उसमें था कि अगर कोई बॉडी मान लीजिए अगर रेस्ट पर है, अगर कोई बॉडी, लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि अगर कोई बॉडी मान लीजिए एम मास है, ठीक है, अगर ये रेस्ट पर है तो रेस्ट पर तब तक रहेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। या कोई बॉडी अगर मूविंग कर रही है, कोई बॉडी मान लीजिए अगर मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, ठीक है, तो तब तक मूव करेगा जब तक कोई मतलब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो जो बोला हुआ है कि दिस इज सिंपल फॉर्म, ये गलत है। क्यों, क्योंकि भैया जो न्यूटन साहब का फैसला था वो था उन्होंने फोर्स को बताया था कि अगर किसी बॉडी रुकी हुई है तो तब तक रुके जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, या चल रहा है तो तब तक चले जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ है। तो इसमें आपका स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 वो फाल्स है। तो आपका जो आंसर सी होगा वो सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 सेकेंड इज फाल्स। क्वेश्चन नंबर 32 कर रहे हैं कि स्टेटमेंट 1 कर रहे हैं देयर इज नो कॉज इफेक्ट ऑफ द एक्शन रिएक्शन। सही बात है। एक्शन रिएक्शन के लिए कोई कॉज रिएक्शन की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, आपने मान लीजिए इस बॉडी को एम मास है, इसको ग्राउंड पर रख दिया, तो ग्राउंड पर जैसे ही रखोगे तो ये जो ब्लॉक है ये ग्राउंड को प्रेस करेगा नीचे अपने वेट के बराबर mg से। तो जैसे ही प्रेस करेंगे तुरंत जो है ग्राउंड इसको ऊपर की तरफ फेंक देगा, रिएक्शन। क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये ग्राउंड को दिया कि एक्शन, क्या दिया, एक्शन किधर, डाउनवर्ड। तो जितना एक्शन दिया ब्लॉक ने ग्राउंड को, जस्ट तुरंत बार जो है ये जो है ग्राउंड है इसको देकर रिएक्शन तो तुरंत है, इसे कॉज की जरूरत है ही नहीं। अगर आपने ग्राउंड पर रख दिया, किसी फोर्स लगा दिया है तो तुरंत लगने वाला है। तो आपका स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है। कह रहे हैं एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर नॉट साइमल्टेनियस। गलत। एक्शन और रिएक्शन फोर्स ऐसा नहीं है कि ब्लॉक प्रेस किया एमजी से फिर ग्राउंड सोचा कि भैया इस पर नॉर्मल लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे आप रखोगे नॉर्मल रिएक्शन तुरंत आता है। ये नहीं कि अब आए तो 10 मिनट बाद नॉर्मल रिएक्शन लगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे ब्लॉक आप रखो ग्राउंड पर या कहीं पर भी रखेंगे तो जैसे जितना वेट होगा उसके जस्ट बराबर ये फोर्स लगेगा। तो इन्होंने बोला है कि नो मतलब नो साइमल्टेनियस, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस जैसे रखोगे तो फोर्स लगना है तो लगना है। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। इसका भी सी आ जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज द फॉल्स। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 33। कह रहे हैं कि अ पर्सन ऑफ मास 60 kg इनसाइड अ लिफ्ट ऑफ मास 940। कह रहे हैं कोई मान ली लिफ्ट, ठीक, यहाँ पर कोई पर्सन जगह मैं मान ले रहा हूँ कोई ब्लॉक है पर्सन की जगह, क्योंकि पर्सन को बनाना थोड़ा कठिन काम है। तो इसको ब्लॉक मान लिया, ब्लॉक की जो मास है वो किधर 60 kg दिया हुआ है, और जो लिफ्ट का जो मास है वो कितना दिया 940 kg दिया हुआ है। तो जो टोटल मास आ जाएगा कितना जाएगा 1000, कितना जाएगा। कह रहे हैं कि द बटन ऑन द कंट्रोल पैनल द लिफ्ट स्टार्ट मूविंग अपवर्ड। तो यहाँ पर जो लिफ्ट के ऊपर होता है ये टेंशन इधर मतलब एक स्ट्रिंग लगी होती है। जब भी आप लिफ्ट में देखेंगे तो एक स्ट्रिंग कंट्रोल पैनल से ऊपर लगा होता है। तो कह रहे हैं कि
अपवर्ड कह रहे हैं कि ये जो लिफ्ट है वो ए से जा रहा है, ए की वैल्यू 1.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कह रहे हैं द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल, मतलब ये सपोर्टिंग केबल है उसमें टेंशन बतानी कब जब ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है। इसके पूरा इक्वेशन लिख दो आप, टी माइनस कितना मास हो जाएगा 1000 इंटू जी की वैल्यू 10, 1000 इंटू एक्सेलरेशन कितना 1, तो टी की वैल्यू कितना आ जाएगा 11000 न्यूटन, इतना हो जाएगा उसमें टेंशन 11000 न्यूटन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कह रहे हैं कि अ बैलून विथ मास m इज डिसेंडिंग डाउन विथ एन एक्सेलरेशन a, और ये एक बैलून जी से कह कोई बैलून है जिसका मास m है, कह रहे हैं कि जो है ये नीचे उतर रहा है किसी एक्सेलरेशन a से, तो अगर इसका एक्सेलरेशन बताओ g से कम है, अगर इस पर कोई फोर्स ना लगता तो अंडर ग्रेविटी गिरता g से गिरता, लेकिन बताओ अगर g से कम गिर रहा है मतलब कोई ना कोई फोर्स है जो इसको g से गिरने नहीं दे रहा है। नीचे आ रहे हैं तो mg माइनस एफ बराबर m इंटू ए, पहला इक्वेशन। करें हाउ मच मास शुड बी रिमूव फ्रॉम सो दैट इट स्टार्ट मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन, ये करें कितना मास इस बैलून से हम निकाल दें कि ये से जो नीचे रहा था ऊपर जाने लगे। तो मैंने मान लिया कि स्मॉल m नॉट निकाल दिया, तो अगर m नॉट मास अगर निकाल दोगे तो बैलून के अंदर जो मास रह जाएगा वो कितना रह जाएगा m माइनस m नॉट। ठीक, अब ये कह रहे हैं ऊपर जाए कितने से जाए a से जाए, अगर ऊपर जाएगा तो इस पर फोर्स तभी लग रहा था वो a वाला f वाला, नीचे इसका अपना वेट। अब इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा f माइनस m नॉट g बराबर m माइनस m नॉट इंटू e। इसको जरा सॉल्व करो आप, तो f माइनस एम जी प्लस m नॉट g बराबर m a माइनस m नॉट इंटू a। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, इसको आप ऐड कर देते हैं, f खत्म हो जाएगा, तो बन जाएगा mg माइनस एम जी प्लस एम नॉट जी बराबर हो जाएगा एम ए, ठीक है, प्लस एम ए, अब माइनस एम नॉट ए, ये आपका कैंसिल हो गया। इसको इधर लेकर आओगे तो इसमें से एम नॉट कॉमन कर लो आप, क्या बच जाएगा जी प्लस ए, क्या बन जाएगा जी प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा एम ए 2 एम ए, एम ए 2 एम ए। बताओ एम नॉट की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो एम नॉट की जो वैल्यू हो जाएगा 2 एम नॉट ए डिवाइड बाई जी प्लस ए। इतना मास हम निकाल देंगे तो ये जो बैलून है जो नीचे ए से उतर रहा था ये उतने ही एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। कितना मास निकाल देंगे 2m नॉट ए डिवाइड बाई जी प्लस ए। आपका आंसर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाइए 35। कह रहे हैं कि 3 ब्लॉक्स ए बी सी ऑफ मासेज 4 kg 2 kg एंड 1 kg। कह रहे हैं कि इसको अलग से बना रहे हैं, ये मान लीजिए 4 kg का मास है, ठीक है, और ये 2 kg का मास है और ये 1 kg का मास है, ठीक है, ग्राउंड पर रखे गए। यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा है, कौन से ब्लॉक पर 4 kg फोर्स लग रहा है, फोर्स की वैल्यू है कितनी 14 न्यूटन, ठीक है। हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए देन द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी। आपका ए आपका ये है, बी आपका ये है, तो इनके बीच में कॉन्टैक्ट मतलब नॉर्मल फोर्स। बताओ जो फोर्स लग रहा है 14 न्यूटन किस पर लग रहा है 4 kg पर लग रहा है, तो 4 kg क्या करेगा जाने की कोशिश करेगा, क्यों, क्योंकि फोर्स लग रहा है। लेकिन 4 kg जाएगा तब जब बी भी जाएगा, तो ये कहेगा 4 kg बी kg हटो मुझे जाने दो, क्यों, क्योंकि मेरे को फोर्स लग रहा है। तो बी क्या कहेगा, बी कहेगा सर मैं आपके कॉन्टैक्ट में हूँ, मैं आपके कॉन्टैक्ट में, मैं आपको अकेले जाने नहीं दूंगा, मैं भी आपके साथ जाऊँ, क्यों, क्योंकि मैं आपके कॉन्टैक्ट में हूँ। तो अगर आपको जाना है तो आपको भी मुझे अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा। तो 4 kg कहेगा ठीक है। फिर अगर बी जाएगा तो बी के आगे से 1 kg और है, तो 1 kg क्या कहेगा, कहेगा थोड़ा ठंडा हो जाओ थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि भाई मैं भी आपके कॉन्टैक्ट में हूँ, अगर आप आगे जाना चाह रहे हैं तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाइए। ये जो फोर्स है कहेगा मैं तीनों को एक साथ लेकर जाऊँगा, ना आपको लेकर जाऊँगा, ना आपको लेकर जाऊँगा, ना आपको लेकर जाऊँगा, तीनों को एक साथ लेकर जाऊँगा, बस थोड़ा शांत रहिए, ठीक। जरा बताना F बराबर m इंटू ए, F कितना लग रहा है 14 न्यूटन, कितना मास हो जाएगा टोटल 4 + 2 + 1 7, तो जो ए की वैल्यू हो जाएगा कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना हो जाएगा, मतलब ये है कि 4 kg भी कितना जाएगा 2 से जाएगा, 2 kg भी कितना जाएगा 2 kg जाएगा, 1 kg भी कितना जाएगा 2 kg से। लेकिन अगर अकेले होता है तब कितना जाता है 2 पॉइंट कुछ जाता है, लेकिन अगर ये भी होता तो कुछ और से जाता है। लेकिन बताइए ये फोर्स जो है ये अकेले इन तीनों को लेकर जा रहा है, अकेले तीनों को हमसे पूछ रहे हैं ये कॉन्टैक्ट फोर्स बताओ, इसका बीडी बना दूँ।
तो ये 4 kg ने इसको प्रेस किया होगा, एक नॉर्मल दिया होगा बी को किधर, राइट साइड। तो अगर ए ने दिया बी को राइट साइड नॉर्मल, तो बी देगा एक, मतलब ए ने दिया बी को एक एक्शन कितने का, एन का, तो बी भी देगा इसको एक रिएक्शन कितने का, एन का। तो इसका बेटी बना दीजिए 4 kg का। एफ लग रहा है 14 न्यूटन किधर, राइट साइड, एन लग रहा है लेफ्ट साइड, ठीक। इसका एन mg बैलेंस से किधर जा रहा है सिस्टम, राइट साइड जा रहा है। कितना जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, 14 माइनस एन बराबर इसका मास 4 × 2, तो जो एन की वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, 6 न्यूटन। मतलब इनके बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है, 6 न्यूटन सेकंड। खत्म। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग टूवर्ड्स इस डायरेक्शन। कह रहे हैं कोई बॉडी है जिसका मास कितना है, 2 kg। ये कोई मान लीजिए बॉडी जिसका मास कितना है, 2 kg। कह रहे हैं किधर जा रहा है, इस कितने से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से। कितना जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वेलोसिटी है, सॉरी, ठीक है। कह रहे हैं कि अ फोर्स ऑफ 3 अप्लाई टू इट टूवर्ड्स नॉर्थ, मतलब आपने इस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दी, या उस फोर्स का जो वैल्यू है वो कितना है, 3 न्यूटन है। कितना है, 3 न्यूटन। कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी 2 सेकंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। कह रहे हैं जब फोर्स लगाया तो 2 सेकंड बाद इसका डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए। बताओ बॉडी इधर जा रहा है, लेकिन जैसे ही इस पर फोर्स लगा है, लेकिन बताइए बॉडी यहाँ पर तो इसकी एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी है, वाई के लॉन्ग 0, लेकिन जैसे ही 1 सेकंड होगा ये फोर्स उसको वेलोसिटी को जो है बना देगा लॉन्ग वाई। तो इसका मतलब यहीं से पाथ कुछ ऐसे हो जाएगा, कैसा, पैराबोलिक। तो मैंने मान लिया कि ये t बराबर 2 सेकंड पर कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं x, y रख ले रहा हूँ, x, y, ठीक है। मतलब x कोऑर्डिनेट ये होगा, y कोऑर्डिनेट होगा। तो हमसे पूछे हैं मैग्नीट्यूड, मतलब जो इसका r वेक्टर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, x का i कैप और y का j कैप। इसका जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ज़रा बताना। रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक। मतलब x कैसे निकालोगे, तो x पर लगा दीजिए सीधे, क्योंकि x तो 0 है, x की वैल्यू तो 0, तो x सीधे लगा दो, x बराबर vt, v की वैल्यू 2 × टाइम 2 सेकंड, कितना आ जाएगा, 4 का i कैप, ठीक। y क्यों निकालना है, तो y के लिए लगा दीजिए मोशन अलॉन्ग y, uy × t प्लस हाफ ay × t का स्क्वायर। uy की वैल्यू 0 था, तो ज़रा बताना जो y आ जाएगा 1/2 एक्सेलरेशन y कितना हो जाएगा, तो फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन, मास है 1 kg। तो f बराबर m में लिख दीजिए, f बराबर m में, तो 3 बराबर 1 × 8, तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसकी एक्सेलरेशन है, इस 1 kg का, ठीक है। 2 kg है ना, 3/2 हो जाएगा, सॉरी 3/2। तो यहाँ से हो जाएगा 3/2 × टाइम 2 का स्क्वायर, मतलब 4। तो 4 से 4 खत्म, मतलब मल्टीप्लाई करो खत्म हो जाएगा। तो जो आपका आया y के अलॉन्ग जो इसका पोजीशन कितना आएगा, 3 का j कैप। हमें चाहिए मैग्नीट्यूड, अब इसमें रख दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, रूट के अंदर 25, 25 का रूट 5, मतलब जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा कितना आ जाएगा, 5 मीटर। सेकंड ऑप्शन खत्म। क्वेश्चन नंबर 37, कह रहे हैं मास m इज हंग लाइट एक्सटेंसिव करंट टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। इसमें पूछ रहे हैं टेंशन, बताइए अगर हम इसमें टेंशन मान लें T1 मान लें, क्या मान लें T1, इधर कौन सा कॉम्पोनेंट जाएगा, T1 का cos 30, ऊपर कौन सा कॉम्पोनेंट जाएगा, T1 का sin 30, ठीक है। यहाँ पर T2 मान लिया मैंने, यहाँ पर भी T2 होगा। बताइए अगर एक मीडियम में है सिस्टम, तो मैं BD बना रहा हूँ इस नॉट का, या BD बनाओगे बताओ, तो T1 का cos 30 बराबर आ जाएगा T2, और T1 का sin 30 वो आ जाएगा इसके वेट के बराबर। इसका वेट कितना है, m, मतलब mg के बराबर, ठीक है। हमसे पूछे हैं कि ये T1 को वैल्यू पूछे हैं, ज़रा बताना यहाँ से जो T1 को वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1/2 × mg। तो जो T1 को वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 mg। T1 नहीं पूछा हमसे, T2 पूछे हैं, क्या पूछे हैं, T2। तो इस T1 वैल्यू यहाँ डाल दो आप, इस T1 की वैल्यू को यहाँ डाल दीजिए, तो T2 की जो वैल्यू आ जाएगा हो जाएगा, T1 वैल्यू कितना था, 2 mg, और cos 30 की वैल्यू √3/2, तो 2 से 2 खत्म, तो जो T2 की वैल्यू आ जाएगा √3 mg, √3 mg, ये आ जाएगा T2 की वैल्यू कितना, √3 mg। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, खत्म। क्वेश्चन नंबर 38, कह रहे हैं 2 masses
रेस्ट ऑन द स्मूथ करें सोनिफाई कर रहे हैं कि द फोर्स एक्सर्टेड बाई द पी एंड क्यू इच कर 2 बार से रेस्ट कर रहे हैं कि अपने फोर्स लगा दीजिए कितना 3 न्यूटन रेस्ट पर थे। ये हमसे पूछ रहे हैं पी और क्यू के बीच में फोर्स। तो मैं कहा था आपने जो है ये कोई ब्लॉक है ये, ठीक है, 2 kg, इस पर फोर्स लग रहा है कितना, और इससे कॉन्टेक्ट में एक और ब्लॉक है उसका जो मास है वो कितना 1 kg है। ये क्या है पी है, ये क्या क्यू है। तो जो फोर्स लग रहा है वो किस पे लग रहा है 2 kg लग रहा है। कितना लग रहा है 3 न्यूटन। कितना लग रहा है 3 न्यूटन। बताओ न्यूटन साहब कहे थे, कह कर गए थे कि फोर्स कहीं भी लगे किसी सिस्टम पर, न्यूटन साहब कह कर गए थे कि फोर्स कहीं भी लगे किसी सिस्टम पर, अगर मोशन ट्रांसलेशन देखना है तो फोर्स लगा देना सेंटर ऑफ मास। फोर्स कहीं भी लगे लगा कहाँ देना सेंटर ऑफ मास पर। कब, जब बॉडी का केवल हम ट्रांसलेशन मोशन देखेंगे, चाहे फोर्स आप यहाँ लगाइए चाहे यहाँ लगाइए, केवल ट्रांसलेशन मोशन देखना है तो हम फोर्स लगा कहाँ देंगे सेंटर ऑफ मास पर। बताओ सेंटर ऑफ मास लगाओगे तो इस टोटल सिस्टम को हम एक सिस्टम मान ले रहे हैं। तो बताइए जो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 न्यूटन। क्वेश्चन 38 में क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 2 मासेज रेस्ट ऑन स्मूथ सरफेस कर रहे हैं सोनिफाई कर रहे हैं कि फोर्स एक्सर्टेड पी ऑन क्यू, मतलब फोर्स एक्सर्ट किया पी ने क्यू पर कितना। बताओ ये जो फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन वो किस पर लग रहा है, इस 2 kg पर। तो 2 kg कहेगा कि मुझे तो जाना है भैया, क्यों, क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हो, लेकिन इसके साथ में 1 kg, इसके साथ में है तो 1 kg क्या कहेगा, 1 kg कहेगा कि मैं आपके साथ लगा हूँ, अगर आप अगर जाना चाहते हो तो मैं आपको अकेले जाने नहीं दूंगा, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। कहेगा लेकर चलेंगे, लेकिन इसमें है कि कैसे लेकर चलेंगे। तो ये कहेगा 2 kg कहेगा कि आप मुझे दीजिएगा एक एक्शन। तो 1 kg इसको एक देगा एक्शन 2 kg, किधर नॉर्मल एक्शन लेफ्ट साइड। अगर ये एक्शन दिया किसने 1 kg ने बाई 1 kg ऑन 2 kg, ठीक है ना, एक्शन दिया। तो अगर एक्शन दिया 1 kg ने 2 kg को किधर लेफ्ट साइड, तो 2 kg इसको देगा एक रिएक्शन जस्ट इसके बराबर, इसके अपोजिट। अब ये नॉर्मल फोर्स इसको ले जाएगा, किसने दिया बाई 2 kg ऑन 1 kg, ठीक है, इसे हम बोलेंगे रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रिएक्शन। तो अगर इसको साथ में जाना है तो ये 2 kg इसको नॉर्मल रिएक्शन है किधर राइट साइड, तब ये दोनों सिस्टम आपस में चलेंगे। कितने चलेंगे, तो आप लगा दीजिए F बराबर m इंटू ए। ये जो F बराबर m इंटू ए, ये फोर्स जो है न्यूटन साहब कह कर गए थे कि फोर्स कहीं भी लगे लगा कहाँ देना सेंटर ऑफ मास पर फॉर ट्रांसलेशन मोशन। अगर बॉडी का ट्रांसलेशन मोशन देखना है तो फोर्स चाहे यहाँ लगे चाहे इस पॉइंट पर लगाओ चाहे इस पॉइंट पर लगाओ, फोर्स कहीं भी देगा। ट्रांसलेशन मोशन देखना है तो फोर्स लगा कहाँ देंगे सेंटर ऑफ मास पर। बताइए अगर हमें देखें तो फोर्स लग कितना रहा है 3 न्यूटन। एक टोटल मास को आप एक सिस्टम में लीजिए, कितना हो जाएगा 3 kg इंटू ए। तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर स्क्वायर। अब ये 1 मीटर पर सेकेंड से 2 kg चलेगा और ये 1 kg चलेगा, तो दोनों साथ साथ चलेंगे कितने से 1 मीटर पर सेकेंड से। तो हमसे पूछे हैं कि ये जो नॉर्मल डायरेक्शन 1 kg लगा रहा है 2 kg पे, यही बता दीजिए। तो आप एफ वी डी बना लो 2 kg का, एफ वी डी ऑफ 2 kg तो क्या हो जाएगा जरा बताना, 3 - n बराबर हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ से जो n की वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 1 न्यूटन। मतलब इनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है 1, यही नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों को साथ साथ आगे चलाएगा, आगे बढ़ाएगा। कौन चलाएगा नॉर्मल रिएक्शन, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगा सेकंड 1 न्यूटन। 39 कर रहे हैं 3 ब्लॉक्स ऑफ मास m3 m3 कर रहे हैं, इतना दिया हुआ कर रहे हैं कि हमें बता दीजिए टेंशन इन T2, मतलब ये टेंशन बता दीजिए। तो पहले अगर कंबाइंड BD बनाए हम कंबाइंड, तो कंबाइंड के लिए बताओ जो एक्सटर्नल फोर्स होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये T1 और T2 कैसे फोर्स है कि इंटरनल, क्यों, क्योंकि जितना T2 जरा बताना इस पर लगेगा टेंशन फोर्स हमेशा सिस्टम से अवे लगता है। कहाँ लगता है, सिस्टम से अवे, अलॉन्ग स्ट्रिंग और सिस्टम से। तो यहाँ T2 लगेगा, ठीक, यहाँ पर T1 इधर लगेगा सिस्टम से अवे अलॉन्ग स्ट्रिंग, यहाँ पर T1 इधर लगेगा। तो अगर कंबाइंड देखेंगे तो कंबाइंड मतलब M3 M2 और M1 को एक मास मानेंगे। बताओ ये जितना सिस्टम पर ये T2 लग रहा है लेफ्ट उतना ही T2 लग रहा है राइट, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सेम ऐसे ही जितना T1 लग रहा है लेफ्ट उतना ही T2 लग रहा है राइट, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो जो एक्सटर्नल फोर्स बचेगा सिर्फ आपका 40 न्यूटन बचेगा। तो F बराबर सीधे आप लिख लीजिए M इंटू ए। तो बताइए 40 बराबर कितना मास हो जाएगा, ये 10 6 16 4 20 मतलब 20। तो ए की जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये है कि
m2 और m3 कितने जाएंगे, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जाएंगे, किधर जाएंगे, राइट साइड जाएंगे, ठीक है। हमसे पूछें T2, तो इसका वैल्यू बना दीजिए m1 का, तो FVD ऑफ m1 ब्लॉक। तो बताइए जो फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन किधर लग रहा है, राइट साइड, ये आपका है m1, और इधर लग रहा है T2, और ये नॉर्मल डायरेक्शन बैलेंस है, किधर जा रहा है सिस्टम, राइट, कितने से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। तो 40 माइनस T2 बराबर हो जाएगा m1 की वैल्यू 4 इंटू ए की वैल्यू 2, यहाँ से T2 की वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 32 न्यूटन। T2 की वैल्यू 30, मतलब आपका जो T2 टेंशन है वो कितना हो जाएगा, 32 न्यूटन। तो अगर ये कहते हैं कि ये m2 कैसे जाएगा, ये m2 या m3 कैसे जाएगा, फोर्स लग रहा है सिर्फ m1 पर, फोर्स लग रहा है सिर्फ m1 पर, तो m2 और m3 कैसे आएंगे, तो m2 और m3 कनेक्ट है m1 से विथ स्ट्रिंग, किसे कनेक्ट है, स्ट्रिंग से। तो अगर m2 को जाना है m1 के साथ, तो ये m1 से कहेगा कि मुझे अपने साथ लेकर चलो, तो m1 क्या कहेगा, अगर तुम्हें मेरे साथ जाना है तो आप मुझ पर एक टेंशन मतलब एक एक्शन दो, ठीक, जितना आप एक्शन दोगे मैं आपको जस्ट आपके बराबर ही एक रिजेक्शन दूंगा, जिससे आप मेरे साथ चलेंगे। सेम कंडीशन m3 का, अगर m3 को जाना है m2 और m1 साथ, तो m3 कहेगा कि भैया मुझे अपने साथ ले चलो m2 से, तो m2 कहेगा कि आप मुझे एक एक्शन दो, ठीक। तो m3 ने T1 का एक एक्शन दिया, किसको दिया, m2 को दिया। फिर ये T1 किसने दिया, m2 दिया, तो ये T1 किसने दिया, m2 ने दिया, किसको दिया, m3 को, तो ये T1 इस पर लेकर जाएगा। तो ये सारे सिस्टम ऐसे ही मूव करते हैं। तो इसमें जो टेंशन T2 पूछे उसकी वैल्यू हो जाएगी 32 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ दीजिए 40, कह रहे हैं कि अ मास ऑफ 4 kg सस्पेंडेड बाई अ रोप। कह रहे हैं कि कोई रोप है और आपने किसी 4 kg मास को सस्पेंड करा दिया है, ठीक है। कह रहे हैं कि अ फोर्स 20 न्यूटन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अप्लाई ऑन द मिड पॉइंट। कह रहे हैं कि कोई फोर्स लग रहा है, मतलब टोटल अगर 4 मीटर है, ये टोटल लेंथ कितना है 4 मीटर, तो 2 मीटर लेंथ पर एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और F की वैल्यू कितनी है 20 न्यूटन। तो ज़रा बताना, अगर फोर्स आप मिडिल पॉइंट पर लगाओगे तो इस स्ट्रिंग का जो शेप हो जाएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा। यहाँ पर F की वैल्यू कितनी लग रही है 20 न्यूटन, ठीक। और ये जो है आपका 4 kg का ब्लॉक है, मतलब ये कि ये स्ट्रिंग कुछ एंगल बना लेगा वर्टिकल से, वही एंगल पूछ रहे हैं हमसे कि वर्टिकल से एंगल कितना होगा, ठीक है। तो अगर हम भी कहते हैं यहाँ पर अगर हम टेंशन T मान लें, तो यहाँ से कौन सा कंपोनेंट जाएगा T का cos थीटा, इधर कौन सा कंपोनेंट जाएगा T का sin थीटा, बोलो भैया, ठीक। ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, हम कहेंगे कि T sin थीटा ने बैलेंस कर लिया F को, F की वैल्यू कितनी है 20 न्यूटन, हाँ या ना। T cos थीटा ने बैलेंस कर लिया किसको, 4 kg को, मतलब 40 न्यूटन को। दोनों यार डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करो तो आ जाएगा 10 थीटा, और 10 थीटा की जो वैल्यू आ जाएगा 20/40, मतलब 1/2। तो हमसे थीटा पूछे हैं, तो थीटा की जो वैल्यू आ जाएगा 10 इनवर्स 1/2, 10 इनवर्स 1/2, मतलब जो एंगल आएगा वर्टिकल से कितना आ जाएगा 10 इनवर्स 1/2। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाइए 41, कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द। बताइए जो डिस्प्लेसमेंट है, जो ग्राफ दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ एक्स-टी ग्राफ वो होता है वेलोसिटी, क्या होता है वेलोसिटी, ठीक है। मतलब ये है कि जो वेलोसिटी हो जाएगा dx/dt। लेकिन इस ग्राफ में अगर आप स्लोप देखोगे तो यहाँ पर जो स्लोप होगा m बराबर 10 थीटा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी dt/ds, मतलब ये अपोजिट दिए हैं, ये क्या दिए हैं, मतलब ये आपकी जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 1/v के बराबर, 1/v, मतलब इसका जो स्लोप हो जाएगा ये हो जाएगा 1/v। और स्लोप कितना है 30 डिग्री, और 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 30 की वैल्यू 1/, हमसे वेलोसिटी पूछे हैं, बताओ वेलोसिटी वैल्यू कितना हो जाएगा √3 मीटर पर सेकंड, √3 मीटर पर सेकंड, थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, कर रहे हैं द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, कर रहे हैं कि हमें बताना है इसके कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बनाना है। बताना जरा, अगर हम इस पॉइंट पर देखें, ठीक, तो यहाँ पर उसका कोऑर्डिनेट 0 है, तो यहाँ पर स्लोप सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर स्लोप सबसे, क्योंकि जैसे जैसे ये ग्राफ आगे जा रहा है
ये एंगल जो है हॉरिजॉन्टल से θ2 मान लें और यहाँ पर टेंजेंट डालोगे, अगर ये एंगल θ1 मान लें तो θ2 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन θ1 से। मतलब स्लोप जैसे जैसे ग्राफ ऊपर जा रहा है स्लोप की वैल्यू कम हो रही है और यहाँ पर जाकर हाईएस्ट पॉइंट पर स्लोप क्या हो गया, 0 हो गया। ज़रा बताना इसका स्लोप, मतलब इसका जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ, एस टी एक्स टी कुछ भी कहिए सब एक ही है। क्या होता है, m बराबर होता है ds बाई डी टी। डी एस बाई डी टी मतलब वेलोसिटी। मतलब ये है कि इसका देखिए स्लोप कम हो रहा है, स्लोप हर एक पॉइंट पर कम हो रहा है, यहाँ पे जाकर 0 हो गया। मतलब स्लोप कम होने मतलब क्या कम हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है। मतलब इनिशियल मतलब देखिए इसकी वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर, मतलब जो लोवेस्ट पॉइंट पर कितना था, स्लोप सबसे ज़्यादा, मतलब इनिशियल पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगा सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन मतलब जैसे टॉप पॉइंट पर जाएंगे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि स्लोप 0 हो जाएगा। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी बनानी है। इसमें देखो इसमें जो इन्होंने जो है क्या किया, पहले 0 से स्टार्ट किया तो हो नहीं सकता है। इसमें इन्होंने निगेटिव से स्टार्ट किया है, फिर वेलोसिटी की उन्होंने बढ़ाया, जो कि स्लोप घट रहा है तो वेलोसिटी घटनी चाहिए। स्लोप अगर घट रहा है तो वेलोसिटी घटनी चाहिए। फिर जो है पहले वेलोसिटी घटा, 0 हुआ, फिर बढ़ा। इसमें इन्होंने वेलोसिटी को बढ़ा दिया है, ये वाला ग्राफ तो ऐसे ही नहीं हो सकता। इसमें देखो, इसमें वेलोसिटी को उन्होंने देखो पहले क्या कर दिया, यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ वेलोसिटी वेरिएबल बना दी है, जो कि वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट है। और कैसी है, पहले डिक्रीजिंग है देन इंक्रीजिंग, इसमें इंक्रीजिंग कर दिया है, भी गलत है। इसमें देखो जरा, यहाँ पर वेलोसिटी t बराबर 0 पर सबसे ज़्यादा, तो सही बात है, क्योंकि यहाँ पर स्लोप सबसे ज़्यादा, स्टार्टिंग पॉइंट पर स्लोप सबसे ज़्यादा। अगर स्लोप सबसे ज़्यादा तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, क्यों, क्योंकि एक्स टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है। स्लोप जैसे जैसे ग्राफ ऊपर जा रहा है स्लोप घट रहा है, स्लोप घटना मतलब वेलोसिटी कम होना। मतलब देखो यहाँ से जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इसकी वेलोसिटी लगातार कम हो रही है, कम होकर स्लोप यहाँ पर 0 होगा हाईएस्ट पॉइंट पर। स्लोप अगर यहाँ 0 हो गया तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी भी 0 हो गया, क्योंकि स्लोप इसका वेलोसिटी होता है। फिर वेलोसिटी इंक्रीज़ की, फिर ये नीचे ग्राफ इंक्रीज़ करेगा, फिर वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी, तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 43। कह रहे हैं कि द ग्राफ शोन द वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ए रॉकेट विथ टाइम देन द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द रॉकेट। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये बताओ पार्टिकल की, देखो पहले गया है सीधे ऊपर, फिर यहाँ पर उसकी वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट सबसे ज़्यादा हुई, फिर उसकी वेलोसिटी घटने लगी और घट कर यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई। लेकिन गया तो ऊपर ही, पहले पार्टिकल ऊपर गया, ठीक, यहाँ पर वेलोसिटी मान लो मैक्सिमम हो गई, फिर वेलोसिटी घटने का मतलब है, लेकिन ऊपर ही तो जा रहा है ये पार्टिकल, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन तो 0, एक्सेलरेशन तो मतलब इसका जो यहाँ पर एक्सेलरेशन था, यहाँ पर रिटार्डेशन होने लगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन था, तो पार्टिकल के पास यहाँ पर वेलोसिटी हुई तो ऊपर से जाएगा। मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा आपका, ये हाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाइट। ठीक है, ज़रा बताना मुझे इसका, आप बताइए एरिया, ट्रिंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 110, हाइट कितना आपका ये 1000। ठीक है, ये कट जाएगा, क्या जाएगा 55,000, मतलब इससे को मीटर में आएगा, इसको अगर किलोमीटर में चेंज करोगे तो जाएगा 55 किलोमीटर। मतलब जो आपका हाइट आ गया ग्राउंड से इस रॉकेट का, तो कितना आ गया 55 किलोमीटर। तो इसका जो हाइट आ जाएगा ग्राउंड से आ जाएगा 55 किलोमीटर। नेक्स्ट, कह रहे हैं कि अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कह रहे हैं एक्सेलरेशन ए वर्सेस टाइम दिया, कर रहे हैं कि द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी। बताओ ग्राफ कैसा है, 80 ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप एरिया कर लो, एरिया ऑफ 80 ग्राफ क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल। ठीक है, तो इसका अगर हम एरिया ले लें तो इसका जो एरिया आएगा ट्रिंगल आपका राइट एंगल कितना हो जाएगा 1/2 बेस, बेस कितना है 11, बेस कितना है 11 है। ठीक है, और जो आपका हाइट है वो कितना है 10 है, ये कट जाएगा कितने टाइम्स में 5 टाइम्स में, कितना जाएगा 55। अब पार्टिकल बोला है कि इन्होंने इनिशियली फ्रॉम रेस्ट, मतलब जो आपका ये इनिशियल जो इसका स्पीड है वो 0 है। क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो जो आपका फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 55 मीटर पर सेकेंड, 55 मीटर
पर सेकंड। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन घट रहा है, एक्सेलरेशन घटने का मतलब भी वेलोसिटी का बढ़ना होता है। ये ना समझना कि एक्सेलरेशन घट रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी, एक्सेलरेशन घट रहा है लेकिन वेलोसिटी बढ़ेगी तो बढ़ेगी। मैक्सिमम कर रहे हैं तो यहाँ पर होगा आपका एक्सेलरेशन का घटना भी वेलोसिटी का बढ़ना होता है। नेक्स्ट, करें फिगर गिव द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस इज शोन दैट अ बॉडी। बताइए यहाँ पर हम देखें इसकी वेलोसिटी बताओ, यहाँ पर t बराबर 0 पर सबसे ज़्यादा है, फिर इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम होकर यहाँ 0 होगी। अब कम होने का जो रेट है मतलब इसका जो स्लोप है थीटा, स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है। अगर स्लोप कांस्टेंट है तो ज़रा बताना, अगर ग्राफ आपका vt है तो स्लोप मतलब dv/dt, और dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन आपका क्या है, कांस्टेंट है। ये बताओ यहाँ पे एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो किधर है, वो पॉजिटिव है। पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो राइट साइड है और इसका जो एक्सेलरेशन है लेफ्ट साइड निगेटिव है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका स्लोप देखेंगे तो ये जो थीटा आ रहा है वो ग्रेटर देन 90 आ रहा है। थीटा ग्रेटर देन मतलब स्लोप निगेटिव, स्लोप निगेटिव मतलब वेलोसिटी अगर हम राइट साइड माने हैं तो जो स्लोप आ जाएगा किधर आ जाएगा, वो लेफ्ट साइड। स्लोप किधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड। अगर वेलोसिटी राइट साइड, स्लोप मतलब एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड, तो उसका जो वेलोसिटी होगा पर सेकंड घटेगा। इसकी पार्टिकल जो आपका जो ऑप्शन आ जाएगा, कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, गलत। कह रहे हैं कि मूविंग विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, हाँ ये सही हो सकता है। क्यों रिटार्डेशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है और वेलोसिटी इसकी घट रही है, यहाँ पर मैक्सिमम से 0 हो गई, मैक्सिमम से 0 हो गई। तो इसकी जाहिर सी बात है इसकी जो वेलोसिटी है वो घट रही है, घटने का मतलब ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में। यूनिफॉर्म क्यों? क्योंकि इसका स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप स्लोप क्या होता है बताइए, वीटी ग्राफ का एक्सेलरेशन होता है, तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। तो आपका सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, करें कि अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप विथ अ वेलोसिटी एट t बराबर 0 विच आप ग्राफ शो द करेक्ट मोशन। कर रहे हैं कि आपने किसी मतलब बॉल को, ठीक है, ग्राउंड से t बराबर 0 पर मान लीजिए v वेलोसिटी से फेंक दिया, v वेलोसिटी से मतलब जैसे जैसे ये बॉल ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी लगातार कम होती जाएगी, वेलोसिटी लगातार कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई ग्रेविटी किधर है, नीचे, वेलोसिटी किधर है, ऊपर। इसकी वेलोसिटी को जो ग्रेविटी है पर सेकंड क्या करेगा, जी के रेट से घटाएगा, मतलब इसकी जो वेलोसिटी है पर सेकंड घटेगी, कितने के रेट से, जी के रेट से। तो ये जो ऑप्शन इन्होंने जो दिया है मतलब ये है कि t बराबर 0 पर जो वेलोसिटी होगा सबसे ज़्यादा होगा, ये मैक्सिमम होगा। इसके बाद से उसकी वेलोसिटी घटनी चालू हो जाएगी, घट कर यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ज़रा बताना, इसमें देखो इन्होंने वेलोसिटी को बढ़ा दिया है जो कि सरेआम गलत है। इसमें वेलोसिटी को पहले बढ़ाया है, ठीक है, यहाँ पर जाकर इन्होंने जो है देखो ये कैसा टर्म दे दिया, इन्होंने शार्प टर्म दे दिया, यहाँ पर भी गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि इसमें वेलोसिटी को उन्होंने बढ़ाया है, इसमें देखिए इसमें वेलोसिटी को वेरिएबल कर दिया है, ये भी नहीं सही है। इसमें देखो जरा यहाँ पर वेलोसिटी t बराबर 0 पर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा और इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ घट रही है, टाइम के साथ, वो भी यूनिफॉर्म। इसका जो रेट है वो घटने का यूनिफॉर्म है, रेट मतलब इसका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। और आप अंडर ग्रेविटी फेंके हो तो ग्रेविटी भी कैसी होती है, कांस्टेंट। आपका जो है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। देखिए यहाँ पर इसकी वेलोसिटी t बराबर सबसे ज़्यादा है, फिर ऐसे ऐसे टाइम बढ़ रहा है, इसकी वेलोसिटी कम कम होते होते यहाँ पर आकर हाईएस्ट पॉइंट पर 0 हो गई। अगर ग्राफ और आगे बढ़ाते तो ये ग्राफ और नीचे जाता, समझ गए। तो आपका जो आंसर होगा हो जाएगा फोर्थ पार्ट। करें कि द डायग्राम शोन द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फॉर द इंटरवल फ्रॉम t बराबर 0 to t बराबर 5 सेकंड। एवरेज वेलोसिटी, v एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डेल्टा x बाई डेल्टा t, मतलब ये है कि x फाइनल माइनस x इनिशियल डिवाइड बाई डेल्टा t। जरा बताना ये पोजीशन होता है, बताइए इनिशियल पार्टिकल का पोजीशन यहाँ पर 0 था, इनिशियल यहाँ पर पोजीशन, यहाँ पर गए 20 पर, यहाँ पर चले गए 20 मीटर, फिर देखो 40 सेकंड, आपका 40 सेकंड है या 20 सेकंड है, इस 40 सेकंड पर जाकर इसके फिर जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पहुँच गया, इसका फाइनल जो आपका डेल्टा x होगा 0 हो गया। लेकिन यहाँ के बाद देखो फिर आगे गया ये 5 सेकंड, कितना गया, नीचे में -10 पहुँच गया, मतलब पहले 0 से गए 20 मीटर, फिर आगे उसी पॉइंट पर, फिर नेगेटिव मतलब पहले गए 20 मीटर राइट, फिर वहाँ से आए 20 मीटर पर, फिर यहाँ से किधर चला गया -5 मीटर। कितना समय ले लिया टोटल, 40 सेकंड। हमसे पूछे हैं एवरेज वेलोसिटी बताओ, जो फाइनल आपका पोजीशन है
वो कितना है -5। इनिशियल कितना था 0 था। कितना टाइम ले लिया इन्होंने, टाइम से 4 सेकंड है, 4 सेकंड नहीं, कितना t बराबर 0 to 5 सेकंड। तो इसको आप -10 सॉरी है -10 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। टाइम कर रहे हैं 0 से 5 सेकंड, ठीक है 0 से 5 से मतलब यहाँ की बात कर रहे हैं। तो हो जाएगा 5, हो जाएगा -2 मीटर पर सेकंड। जो आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा -2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। माइनस क्यों, क्योंकि पहले x बराबर 0 थे, फिर 20 मीटर आगे गए, फिर वहाँ से लौटे, फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पाए, फिर इन्होंने लेफ्ट चले गए, फिर -10 पे चले गए। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल -10 इनिशियल 0, इसलिए नेगेटिव आ रही है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, करें अ लिफ्ट इज गोइंग अप, द वेरिएशन in the speed of lift is given in the graph, what is the height to lift passenger। कर रहे हैं कि हाइट बता दीजिए। बताइए जो ग्राफ है आपका कैसा ग्राफ है ये VT, तो एरिया क्या होता है VT ग्राफ का, एरिया ऑफ VT ग्राफ, एरिया ऑफ VT ग्राफ क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो अगर हमें आपको टोटल हाइट चाहिए, बताओ पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, फिर ऊपर गया, फिर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हुई, फिर वेलोसिटी घटी, तो जात ऊपर हाइट पे रहा ना, पहले इसने वेलोसिटी बढ़ाया 0, t बराबर 0 वेलोसिटी 0 थी, इसने वेलोसिटी बढ़ाकर कितना कर लिया 3.6, फिर इसने वेलोसिटी कांस्टेंट रखा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है यहाँ पर वेलोसिटी तो आ गई तो जाएगा, फिर यहाँ के बाद उन्होंने रिटार्डेशन लेना चालू कर दिया यहाँ के बाद, लेकिन वेलोसिटी तभी भी ऊपर है, तभी तो ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ तक जो है वो ऊपर गया हो। तो हम पूरा एरिया ले रहे हैं तो आपको क्या बन जाएगा हाइट बन जाएगा। तो एरिया ज़रा लिखो आप 1/2, बेस कितना हो जाएगा 2, हाइट की वैल्यू कितनी है 3.6, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका 8 × 3.6 प्लस 1/2 × 2 × 3.6, ये हो जाएगा आपका एरिया। और जो एरिया बनेगा ये बनेगा आपका हाइट, क्या बनेगा हाइट, ठीक है। ये कट गया है तो 3.6 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर लेना, सबको ऐड कर लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, बढ़िया सवाल। कह रहे हैं कि फिगर शोज कह रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इन 1 डायमेंशन मोशन विच ऑफ द ग्राफ इज द रिप्रेजेंट वेरिएशन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। बताओ इसका पोजीशन t बराबर 0 पर 0 था, और इसका पोजीशन बताओ t बराबर 5 सेकंड पर, मतलब कुछ ना कुछ हो गया। नहीं बताओ अगर हम इसका स्लोप देखें, इसका स्लोप कांस्टेंट है, इसका स्लोप क्या है कांस्टेंट, बताइए एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ वेलोसिटी होता है, क्या होता है वेलोसिटी। तो बताना 0 से 5 सेकंड तक इसका स्लोप कांस्टेंट रहा, 0 से 5 सेकंड तक इसका स्लोप कांस्टेंट रहा, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहा, वो भी पॉजिटिव में, क्यों, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। तो इसका देखो फिर यहाँ पे देखिए P से Q में गए तो यहाँ पर स्लोप 0 हो गया, यहाँ पर स्लोप, अगर स्लोप 0 हो गया मतलब यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। यहाँ फिर देखिए स्लोप नेगेटिव, क्योंकि थीटा ग्रेटर देन 90, अगर स्लोप नेगेटिव मतलब वेलोसिटी नेगेटिव। अब ग्राफ में देखो इन्होंने पहले क्या बना दिया, वेलोसिटी को बड़ी बना दिया, गलत, क्योंकि यहाँ पर अगर स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, टाइम से पहला गलत हो जाएगा। दूसरे में देखिए यहाँ पर उन्होंने बनाया तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर 0 फिर इसके नीचे आके कुछ बनाया नहीं इन्होंने, तो भी गलत हो जाएगा। इसमें देखो जरा t बराबर 0 पर इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी, अब वेलोसिटी कांस्टेंट होनी है क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। तो इसमें देखो फिर t बराबर 5 से t बराबर 15 सेकंड तक इसकी स्लोप 0 है, और स्लोप 0 मतलब वेलोसिटी 0, तो t बराबर 5 से t बराबर 15 सेकंड तक इसका वेलोसिटी 0। देखिए ये जो ग्राफ बनेगा वो कहाँ बनेगा, टाइम एक्सिस बनेगा। फिर नीचे t बराबर 15 से t बराबर 20 सेकंड तक इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब इस टाइम एक्सिस के नीचे, तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, आखिरी सवाल देखते हैं। करें कि द वेलोसिटी टाइम दिया गया है, ठीक है, करें फाइंड द एवरेज स्पीड 0 से 20 सेकंड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम।
बताओ टोटल डिस्टेंस। ग्राफ कैसा है, वीटी ग्राफ है। वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर हमें डिस्टेंस चाहिए, तो जो पार्ट एरिया नेगेटिव उसका क्या लेते हैं, मॉड ले लेते हैं। मतलब इस जो नेगेटिव एरिया इसको मॉड ले लो। बताओ अगर ये एरिया देखेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 1/2 कितना हो जाएगा, ये 20 × 5 तो कितना हो जाएगा, 10 से कट जाएगा तब 50। ठीक, ये वाला एरिया। अभी ये वाले A1 मान लो, इसको A2 मान लो। A2 वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। ये भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 20 है 40 तो 20 हो जाएगा। 20 × 5 ये भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसका मॉड लिया हूँ क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए, तो टोटल एरिया को आप ऐड कर दीजिए। तो जो ए आ जाएगा कितना आ जाएगा, 100 मीटर। तो अगर एरिया 100 मतलब एरिया को क्या बन जाएगा, डिस्टेंस। क्या बन जाएगा, डिस्टेंस। तो ज़रा बताना, जो स्पीड आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 100 डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना, 40 सेकेंड, मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड, 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो आज की बातें यहीं तक। आपका अपना दोस्त भाई दुश्मन विनय सिंह।